मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि अब चुनाव जीतने के लिए किसानों की वोट की जरूरत नहीं है। इस तरह का फूट डालो और राज करो, ऐसा रसायन सब राजनीतिक पार्टियों ने बना लिया है। कोरोना के पार्श्वभूमि पर तो दुनिया में कृषि उपज की संबंधी आ गई थी, तो उनको ये एमएसपी देना बहुत बंधनकारक होते जा रहा था, उसमें वो एक प्रकार से अटक गए थे। मोदी जी एमएसपी के जिम्मेदारी से भाग जाना चाहते हैं और किसानों को बाजार की अनिश्चितता पे छोड़ देना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की खास श्रृंखला किसान और किसानी में अभी तक की विभिन्न कड़ियों में हमने कविताएं, कहानियां और लेखकों से मुलाकात करवाई है। किसान नेता शिवाजी राय से भी आपने बातचीत सुनी होगी और मुझे उम्मीद है कि इस पूरी बातचीत को सुनते हुए, देखते हुए आपको ये लगा होगा कि हम इस मंच के माध्यम से किसानों के साथ अपनी पक्षधरता किस तरह की बनाए रखना चाहते हैं। दरअसल किसानों का सवाल हम सबका सवाल है और जो हमारे बुजुर्ग नेता हैं, जो हमारे अनुभवी नेता हैं, उनसे हम लगातार ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में किसानों का सवाल क्यों महत्वपूर्ण है। किसानों के साथ हमारी जो व्यवस्था है उसका रवैया आज़ादी के बाद से लेकर के, और या यूं भी कह सकते हैं कि आज़ादी के पहले का जो समय है जब हम ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम थे, उस समय भी और बाद के दौर में भी बहुत कुछ किसानों के जीवन में बदलाव नहीं आया। अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और ये जो समय समय पर आंदोलन हुए हैं ये बताते हैं, इस बात का संकेत है कि किसानों के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं और जिनके साथ मैं बातचीत एक जिज्ञासु विद्यार्थी के तरीके से, एक स्टूडेंट के तरीके से जानने का, समझने का प्रयास करूंगा। इसमें कुछ गलतियां, कुछ कमियां, कमजोरियां जरूर रहेंगी क्योंकि हमारा अनुभव और हमारे साथ जो हैं उनके अनुभव में बहुत अधिक अंतर है। हमारे साथ एक खास मेहमान है विजय जावंदिया जी। आप इस पूरे आंदोलन में अगर आप कुछ खास लोगों के इंटरव्यूज, उनकी राय अगर आप सुनते होंगे तो विजय जावंदिया जी को आप कहीं न कहीं आपने देखा होगा, किसी न किसी चैनल पर देखा होगा, अखबारों में उनके इंटरव्यूज लगातार छपे हुए हैं। और वो महाराष्ट्र में जो कुछ खास लोग हुए हैं किसान आंदोलन को चलाने वालों में, उनमें से विजय जावंदिया जी एक रहे हैं। शेतकरी संगठन की बात करेंगे तो आप विजय जावंदिया जी को छोड़ करके बात नहीं कर सकते हैं। और उनके साथ हम देखते हैं कि पूरी एक परंपरा विद्यमान है। ये परंपरा जब मैं कह रहा हूं तो पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हम सब लोग पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक सुनहरा भविष्य होता है कि हम जाकर के कहीं बड़ी जगह नौकरी करें। और आपको लग रहा होगा कि जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मैं भी किसी विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूं, तो आपको लग रहा होगा कि मैं ये बात किस हैसियत से कह रहा हूं। लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो सीमाएं हैं उनको भी हम जानते हैं, लेकिन जो हमारे अग्रज हैं उनका जीवन का जो पूरा संघर्ष रहा है और समाज के साथ उनका जो जुड़ाव रहा है, वो बहुत कुछ नई इबारत हमारे समाज में लिख चुका है। विजय जावंदिया जी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद खेती करना शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे किसानों का जो सवाल है वो उनकी जिंदगी के साथ कैसे जुड़ता है, यहाँ तक आते आते कितने आंदोलन उनके खाते में जाते हैं, कितने बार वो इन सवालों को लेकर के टकराते हैं और क्या कुछ सहते होंगे, ये सारी बातें इस बातचीत के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। सर, मैं किताबी दुनिया की तरफ से और दर्शकों की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं इस आंदोलन के जो चल रहा है हमारे देश में किसानों को लेकर के, उसके पीछे की जो पूरी पृष्ठभूमि है वो, और जो कुछ हमारे पूरे देश में किसानों के जो हालात अलग अलग हैं, उनको भी हम जानने का आपके माध्यम से प्रयास करेंगे। क्योंकि आपका अनुभव सिर्फ खाली महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, आपने अलग अलग लोगों से जुड़े रहे हैं और अलग अलग आंदोलनों में शामिल रहे हैं। तो सर, मैं यहीं से अपनी बात शुरू करता हूं कि जब आपने किसान आंदोलन ये जो अभी शुरू हुआ है इसको आपने देखा तो पहली प्रतिक्रिया क्या हुई? क्या इस आंदोलन से कुछ नई उम्मीदें आपको नजर आ रही हैं या क्या चीजें आपने महसूस की? देखिए, ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ, इसका मुख्य कारण मैंने शुरू में भी यही बात कही थी कि हमारे आज के प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी, इन्होंने 2014 के चुनाव के भाषणों में हमें क्या आश्वासन दिया था किसानों को। इन्होंने कहा था
कि मनमोहन सिंह जी की नीति जो है वो मर जवान मर किसान है, और हम सत्ता में आएंगे तो हम जय जवान जय किसान करेंगे और किसानों को पूरे खर्चे पर 50% मुनाफा देकर दाम देंगे। और वो पब्लिक मीटिंग में किसानों को पूछते थे, उनकी जो एक प्रकार की टेक्निक है कि ये दाम मिलने के बाद में किसान आत्महत्या क्यों करेगा, और फिर किसान कहता था नहीं करेगा नहीं करेगा। इस तरह का माहौल बनाकर वो सत्ता में आए, और सही में ये मेरे जैसे कार्यकर्ता को भी लग रहा था कि वाह अच्छी बात है, इस तरह का अगर एमएसपी दिया जाएगा तो ये तो क्रांतिकारी बदल होगा जो स्वामीनाथन कमीशन ने रिकमेंड किया हुआ है। पर सत्ता में आने के बाद में मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद में सबसे पहले तो ये काम किया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किया कि ये 50% मुनाफा छोड़ के हम दाम नहीं दे सकते। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि उन्होंने सब मुख्यमंत्रियों को चिट्ठियां लिखी, उनके भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, कि आप एमएसपी पर बोनस देकर जो भी कृषि उपज खरीदी करते हो वो बंद कर दो। तो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को गेहूं का बोनस बंद करना पड़ा, रमन सिंह को धान का बोनस बंद करना पड़ा। तो ये इस तरह के निर्णय इन्होंने लिए जिसका कि मनमोहन सिंह ने भी कभी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लिया था। फिर इसकी प्रतिक्रिया होने लग गई तो इन्होंने एक नया और नारा दे दिया कि 2022 तक के किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। किसान जागरूक हो गया था, वो 50% स्वामीनाथन आयोग ये सब बातें कहने लगा, देश में इसके लिए आंदोलन शुरू होने लग गए। उसी समय आपको मालूम है मध्य प्रदेश में मंदसौर में आंदोलन हुआ, वहां गोली चली और 5 किसान शहीद हो गए वहां पर। तो ये आंदोलन का सिलसिला शुरू हो गया, देश में असंतोष किसानों का व्यक्त हो रहा था। आपको याद होगा नासिक में किसानों ने अपना सब्जी दूध बंद कर दिया, किसानों की हड़ताल बहुत बड़ी हुई, बंबई में प्रॉब्लम तैयार हो गया था। तो ये सब आंदोलन होने लग गए थे। ऐसे इसमें चुनाव नजदीक आने लग गए थे। फिर अरुण जेटली जी ने एक बजट में घोषणा कर दी कि हम 50% मुनाफा जोड़कर दाम दे रहे हैं। वहां पे भी फिर थोड़ी सी बदमाशी की गई, वो C2 प्लस 50%, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट प्लस 50% जो स्वामीनाथन आयोग ने रिकमेंड किया वो न देते हुए A2FL पर 50% दिया गया। अब ये A2FL पे 50% तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल से ही दिया जा रहा है। ये तो आज अशोक गुलाटी जी जो मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं, वो कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष थे और वो शुरू में भी ये कहते थे कि ये तो मनमोहन सिंह के जमाने से ही हमने दिया हुआ है। अब वो थोड़ा सा ये IAS अधिकारियों का, बुद्धिजीवी लोगों का ऐसा होता ही है कि वो सत्ता के साथ में जुड़ जाते हैं। तो A2FL 50% घोषणा की, चलो ठीक है, पर इस बात को ध्यान में रखना होगा कि वो A2FL प्लस 50% भी मार्केट में नहीं मिल रहा था क्योंकि दुनिया में मंदी थी और इसलिए मोदी जी को ज्यादा खरीदी करना पड़ रहा था। आपको याद होगा कि भाजपा के नेता ढोल बजा रहे हैं कि हमने MSP पे ज्यादा माल खरीदी किया है, मनमोहन सिंह के समय इतना ही खरीदी करते थे, अब हमने इतना खरीदी। अरे तो मनमोहन सिंह के समय MSP से ज्यादा दाम मार्केट में रहता था, इसलिए उनको खरीदी करना नहीं पड़ता था। तो इस तरह से ये किसानों को मूर्ख बनाते रहे। 3 राज्यों में इन्होंने सत्ता गंवा दी। फिर बाद में लोकसभा के चुनाव के पहले बैक डेट से इन्होंने एक और घोषणा कर दी, PM किसान सम्मान निधि, वो 6,000 रुपए देने शुरू कर दिए। चुनाव जीता, वो कश्मीर के प्रॉब्लम पे जीता, हिंदू मुसलमान करके जीता, पाकिस्तान भारत करके जीता, चुनाव जीत लिया। अब फिर सत्ता में आ गए। मोदी जी को ये समझ में आ रहा था कि मैंने जो 50% मुनाफा देने की दाम की बात कही वो तो मैं पूरी नहीं कर सकता हूं। C2 क्या A2FL पे जो दाम है वो भी नहीं दे सकता हूं। कोरोना के पार्श्वभूमि पर तो दुनिया में कृषि उपज की संबंधी आ गई थी, तो उनको ये MSP देना बहुत बंधनकारक होते जा रहा था। उसमें वो एक प्रकार से अटक गए थे कि कितना खरीदी करना पड़ेगा मुझे फिर ऐसे से। इसलिए मोदी जी ने ये 3 कानून कोरोना के इसमें लाया, अध्यादेश लाया और एक ऐसा बताना शुरू कर दिया कि देखो हम किसानों को फ्री कर रहे हैं, वो 1 नेशन 1 मार्केट, कोई भी आएगा, बड़ा बड़ा व्यापारी आएगा, वो खरीदी करेगा,
एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हमने रद्द कर दिया है, एपीएमसी के बाहर किसी को भी आप बेच सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हो, आपको पहले ही मालूम पड़ जाएगा कि आपको क्या दाम मिलने वाले हैं। तो ये 3 कानून जो लाए उन्होंने, ये सही में उन्होंने किसानों को फ्री करने के लिए नहीं लाए। तो मेरा सीधा आरोप है कि वो खुद को एमएसपी 50% देने के वायदे से मुक्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो कानून लाए और बाजार में ये दाम मिलने वाले ही नहीं है। अगर मोदी जी का ये विश्वास है कि इन 3 कानूनों से किसानों की कांग्रेस के 60 साल के राज में जो लूट हुई है वो बंद होने वाली है और एपीएमसी में जो दाम मिलते थे उससे अच्छे दाम एपीएमसी के बाहर नए व्यापारी देने वाले हैं, और अच्छे दाम यानी क्या, तो एमएसपी से ज्यादा, क्योंकि एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उससे अच्छे दाम मिलना ही चाहिए, ये तो मिनिमम है इमरजेंसी में मिलने वाली। तो फिर मोदी जी ने तीनों कानून में एमएसपी का जिक्र क्यों नहीं किया कि इस देश में कोई भी कृषि उपज का व्यवहार ये एमएसपी से कम दाम पर नहीं होगा। तो मुझे लगता कि दिल्ली का आंदोलन भी नहीं होता था। ये बात समझने की जरूरत है। और मोदी जी एमएसपी के जिम्मेदारी से भाग जाना चाहते हैं और किसानों को बाजार की अनिश्चितता पे छोड़ देना चाहते हैं और ढोल बजा रहे हैं कि ये बड़े व्यापारी आके किसानों का कल्याण करेंगे। ये बिल्कुल नहीं है, दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ है और ये पंजाब के किसानों ने बहुत अच्छी तरह से समझा है। उन्होंने वो हरियाणा के किसानों को भी समझाया है और उन्होंने वो उत्तर प्रदेश के किसानों को भी समझाया है और अब देश का सब किसान समझने लग गया है। सिर्फ एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ, आप सवाल पूछे उसके पहले ही, कि ये आंदोलन उत्तर भारत में ज्यादा क्यों और दक्षिण में क्यों नहीं। तो मेरा साफ मानना है कि दक्षिण के किसानों को भी अब एमएसपी का महत्व समझ में आ रहा है, पर दक्षिण में पंजाब जैसा या हरियाणा जैसा सिर्फ गेहूं और चावल नहीं तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, इसलिए यहाँ पर वो एकता दिख नहीं पाती है। पर जब जब भी कपास के दाम कम होते हैं तो दक्षिण का, महाराष्ट्र का, गुजरात का किसान उसके लिए आंदोलित होता है। जब दालों के दाम कम होते तो एमएसपी की खरीदी की बात आती है, जब सोयाबीन के दाम कम होते हैं तो एमएसपी की खरीदी की बात आती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आंदोलन शुरू हुआ है, ये आंदोलन इस देश के कृषि नीति में जो किसानों की उपेक्षा होते आ रही है, वही उपेक्षा मोदी जी आगे चलाना चाहते हैं और मोदी जी का जो झूठा प्रॉमिस है उसके विरोध में ये आंदोलन है, ये हमको समझना होगा। सर, क्या आपको लगता है कि ये जो एमएसपी का पूरा मामला है ये पूरे देश में लागू है सही तरीके से? क्योंकि हम देखते हैं कि पंजाब और हरियाणा में तो किसानों को आराम से मिल रहा है। मैं भी किसान परिवार से हूं और मेरे पिताजी से मैं बार बार पूछता हूं कि क्या इस फसल में कुछ एमएसपी का हुआ। तो उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ खाली केंद्र बनाए जाते हैं नाम के, वहां पर एमएसपी का, खासतौर से जो हमारा इलाका है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, वहां पर कुछ भी एमएसपी के नाम पर होता नहीं। वहां पर सारे बिचौलिए मिले हुए होते हैं जो केंद्र वाले हैं और उनके साथ सब कुछ हो जाता है। महाराष्ट्र में एमएसपी का क्या हाल है, या जो दूसरे दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहां पर? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है, एमएसपी कहीं नहीं मिलती है, सिर्फ पंजाब हरियाणा छोड़कर और कुछ उत्तर प्रदेश का भाग छोड़कर, और वो भी सिर्फ गेहूं और चावल को। पंजाब में मक्के को भी एमएसपी नहीं मिलती है, बाजरे को एमएसपी राजस्थान में, हरियाणा में नहीं मिलती। इस बार इस दबाव के कारण थोड़े पैमाने पे मक्का और बाजरा हरियाणा सरकार ने या दूसरी सरकारों ने खरीदी किया, पर उसको भी एमएसपी नहीं मिलती है। बिल्कुल सही कहा है आपने कि एमएसपी सिर्फ घोषणा होती है, परंतु देखिए एक बात और समझनी होगी कि एमएसपी की मांग आज किसान क्यों कर रहा है। एक्चुअली कृषि मूल्य आयोग की रचना तो लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में 1965 में हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री के समय जो अन्न मंत्री थे सी सुब्रमण्यम, वो कुछ समय तक के उद्योग मंत्री भी रहे हुए थे, तो उनको कॉस्टिंग की बहुत बड़ी जानकारी थी। तो जब हरित क्रांति करने की बात हुई और किसानों से अधिक पैदा करने को कहा जाने लगा, तो सी सुब्रमण्यम ने ये सोचा कि किसान जब अधिक पैदा करेगा और वो अधिक उत्पादन जब मार्केट में आएगा तो सामान्य लोगों के पास में तो क्रय शक्ति उस समय बहुत ही कम थी, तो अधिक माल आ जाएगा तो दाम गिरेंगे, और जब दाम गिरेंगे
तो किसानों का अधिक उत्पादन करने का उत्साह नहीं रहेगा। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने, श्री सुब्रमण्यम ने यह सोचा कि किसानों को एक कम से कम दाम की गारंटी देनी चाहिए कि भैया आप कितना भी पैदा करो, इससे कम दाम हम बाजार में नहीं होने देंगे, इससे कम दाम होते हैं तो हम आपका माल खरीदी करेंगे, तब किसान अधिक उत्पादन की प्रक्रिया में बना रहेगा। इसके लिए कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी, इसके लिए एमएसपी आई थी। मैं आपको याद दिला देता हूं, आपके पीढ़ी को मालूम नहीं होगा कि उस समय रेशन दुकानों में भी अनाज बहुत कम मिलता था और रेशन दुकानों में अनाज देने के लिए सरकार किसानों से जबरदस्ती लेवी या प्रोक्योरमेंट खरीदी करती थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, उस समय एक और कीमत की घोषणा करती थी जिसको वो कहते थे प्रोक्योरमेंट प्राइस। ये प्रोक्योरमेंट प्राइस एमएसपी से ज्यादा होती थी और मार्केट के दाम से कम होती थी, और इस दाम पे सरकार प्रोक्योरमेंट करके रेशन दुकान में गरीबों को अनाज देती थी। आज प्रोक्योरमेंट प्राइस की चर्चा ही नहीं है और एमएसपी जो मिनिमम है वो भी मार्केट में नहीं मिल रही है, करके किसानों को एमएसपी की ही मांग करनी पड़ रही है। ये वास्तविकता हमको समझनी होगी। मोदी जी ने 50% मुनाफा देकर जो एमएसपी बात कही, जो डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा कि खेती को अगर फिजिबल करना है तो इस तरह से दाम की नीति होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से किसानों को एक ध्यान दिला देता हूं कि हरित क्रांति में किसानों को पर एकड़ यील्ड बढ़ाने को कहा था, उसका भी नेता स्वामीनाथन था। स्वामीनाथन जी ने हरित क्रांति में किसानों को अधिक उत्पादन करने के लिए कहा था, पर फार्मर्स कमीशन के रिपोर्ट में डॉक्टर स्वामीनाथन जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है खेती के लिए। वो ये कही है कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ शुड नॉट बी मेजर्ड by how much production is increasing, but it should be measured by how much income of farmer is increasing. खेती का विकास कितना उत्पादन बढ़ रहा है इससे नहीं मोजा जाना चाहिए, तो किसान की आमदनी कितनी बढ़ती है इससे मोजा जाना चाहिए। और इसलिए उन्होंने 50% मुनाफा जोड़कर दाम देने की बात कही थी। मैंने खुद ने डॉक्टर स्वामीनाथन जी को पूछा कि आप हरित क्रांति के समय जो कहते थे कि पर एकड़ उत्पादन बढ़ाओ और आप कहते हैं कि किसान की आमदनी बढ़नी चाहिए, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है क्या? मैंने कहा। तो उन्होंने कहा कि देखिए उस समय मैं देश का सोच रहा था, एग्रीकल्चर का सोच रहा था। उस समय देश अमेरिका के लाल गेहूं पर निर्भर था, इसलिए उत्पादन बढ़ाना जरूरी था। आज मैं जो अध्यक्ष हूं वो खेती के आयोग का अध्यक्ष नहीं हूं। आई एम नॉट ए प्रेसिडेंट ऑफ ए एग्रीकल्चर कमीशन, आई एम ए प्रेसिडेंट ऑफ ए फार्मर्स कमीशन। मुझे किसान का सोचना है, और 2 क्विंटल के जगह 4 क्विंटल पैदा करने के बाद भी अगर किसान को 2 क्विंटल का भी मुनाफा नहीं हुआ तो वो उत्पादन बढ़ाने का उसको क्या लाभ है? इतनी स्पष्टता जिस व्यक्ति के विचार में है, मुझे ऐसा लगता है कि उसको तो सलामी करना चाहिए ना। और मोदी जी ने इन सब पर हाथ फेर दिया है और अब ये मूर्ख बनाने के 3 कानून बनाए हैं। जी सर, एक कोबार्ड गांधी ने आपको उद्धृत करते हुए लिखा है कि कपास का बीज पहले 200 रुपये किलो मिलता था, खासतौर से महाराष्ट्र में और गुजरात में, लेकिन बाद में जो ये कंपनियां आ गई विदेशी और उन्होंने उत्पादन बढ़ाने के नाम पर नए बीज अपने लेकर के वो आ गए। तो ये बीज आए, इसके बाद में जिस तरह से जो हमारे देसी बीज थे उनको वहाँ से रिप्लेस किया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे देश में मैंने खुद ने जब 1969-70 में खेती शुरू की थी तो हम हमारे कपास का ही बिनोला कॉटन सीड निकालकर एकड़ में 5 किलो सरकी बो देते थे, तो हमें बीज खरीदना ही नहीं पड़ता था। ज्यादा से ज्यादा खरीदना पड़ता था तो फाउंडेशन सीड करके यूनिवर्सिटी में से आता था, वो खरीदना पड़ता था, तो वो भी कोई ज्यादा महंगा नहीं होता था। ये अगर 4 रुपए किलो है तो वो 7 रुपए किलो होता था, और 5 किलो हम बो देते थे एक एकड़ में। यानी हाई डेंसिटी प्लांटेशन उसमें हमारे बाप दादा करते आ रहे थे। एक्चुअली हुआ क्या कि गुजरात में एक पटेल नाम के संशोधक थे। भारत में लंबे रेशे का कपास नहीं था, जो कुछ भी कपास था वो 1007 अमेरिकन बुरी बोलते उसको, या L147, ये 28 mm के
मिलीमीटर के धागे के लिए ये उचित था। पर लॉन्ग स्टेपल कॉटन हमको इजिप्शियन कॉटन इंपोर्ट करना पड़ता था। तो ये पटेल साहब ने एक अमेरिकन वैरायटी जिसको अमेरिका नेक्टरलेस बोलते हैं, उसको भारत की गुजरात की एक वैरायटी थी गुजरात 67, उसके साथ में क्रॉस किया और H4 नाम की वैरायटी बनाई कि जो 30-32 mm का धागा दे सकती थी। और ये H4 जब आया मार्केट में, ये आया करीब करीब 1965 और 70 के बीच में। तो उस समय तो ये 80 रुपए और 100 रुपए किलो ही था और इसका मेल और फीमेल ओपन था, बताया गया था। मुझे याद है कि मैंने भी ये 1974 में बोया था, 73 में बोया था, 1973 में मैंने ये कपास का बीज बोया था। तो उस समय 100 रुपए किलो ही संकरित बीज मिल रहा था और फिर H4 में H6 आया, H8 आया और इसी समय लंबे रेशे का लॉन्ग स्टेपल कॉटन तमिलनाडु की कोयम्बतूर यूनिवर्सिटी ने MCU 5 करके रिलीज किया। वो स्ट्रेट लाइन वैरायटी थी, वो हर साल खरीदनी नहीं पड़ती थी, वो आप बार बार इस्तेमाल कर सकते थे। सिर्फ उसमें एक ही प्रॉब्लम था कि उसपे रस शोषण करने वाली कीटकों का बहुत बड़ा सकिंग पेस्ट का बहुत बड़ा अटैक होता था। तो इस तरह के ये स्ट्रेट लाइन और इसमें के डेवलपमेंट उस समय हो रहे थे। परंतु बाद में करीब 1980 के आसपास भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को रिसर्च के नाम पे परमिशन दे दी और रिसर्च के नाम पे प्राइवेट कंपनियों ने संकरित कापूस बनाना शुरू किया और उसकी मार्केटिंग की भी खुली छूट दे दी उनको। और ये जो H4 है, H6 है, H8 है या कर्नाटक में वरलक्ष्मी है या CBS 156 है, ये हाइब्रिड वैरायटी थी, इसको सर्टिफाई करना पड़ता था। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट इसके सीड प्लॉट को जज करते थे, उसमें जाके रोगिंग करते थे और फिर उसका जर्मिनेशन करके उसको सर्टिफाई करते थे और उसके लिए ब्लू लेबल लगाते थे। पर भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को ये मुभा दे दी कि वो बिना सर्टिफिकेशन के, बिना मेल फीमेल डिस्क्लोज किए उसको ट्रेड सीक्रेट का प्रोटेक्शन दे दिया और वो येलो लेबल लगा के, ट्रूथफुल लेबल लगा के मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में ये हुआ कि उन कंपनियों ने 750 ग्राम ही 200 रुपए में मार्केटिंग करना शुरू कर दिया और फिर उसके दाम और बढ़ाते चले गए। और उसी वैरायटियों में फिर बाद में BT आया, तो BT उसमें डालने के बाद में तो उसके दाम तो और भी बढ़ गए। आपको याद होगा कि पहले तो 1600 रुपए का 450 ग्राम दिया जाता था। बाद में जब आंध्र प्रदेश में एक महिला IAS अधिकारी है, उसने उस पर जब केस डाला तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के इस पर उसमें दाम कम करने की बात हुई और फिर 950 रुपए, 800 रुपए, 750 रुपए, 700 रुपए ये दाम हो गए। पर वो 450 ग्राम इस दाम पे बीज मिलने लगा। इस तरह के बीज के दाम बढ़ गए और हाइब्रिड कॉटन जो है ये हर साल खरीदी करना पड़ता है, जबकि स्ट्रेट लाइन वैरायटी कॉटन जो है वो किसान बार बार इस्तेमाल कर सकता था, अपने कपास से निकालकर वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन भी कर सकता था। और इस सरकार के नीति के कारण ये हुआ कि प्राइवेट कंपनियों के तो आज 1000 से ज्यादा वैरायटी मार्केट में है, परंतु गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, फिर वो कॉटन रिसर्च सेंटर हो या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो, उनका सबका रिसर्च बंद हो गया। और जिस तरह से कोयम्बतूर में स्ट्रेट लाइन वैरायटीज रिलीज होती थी वो भी बंद हो गई। महाराष्ट्र की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जैसे स्ट्रेट लाइन वैरायटी बंद हो गई, पंजाब की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में से भी स्ट्रेट लाइन वैरायटियां बंद हो गई। और BT के बाद में तो पंजाब में, हरियाणा में हाइब्रिड कॉटन ही लोकप्रिय हुआ। मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं सबके जानकारी के लिए कि BT के पहले हाइब्रिड कॉटन पंजाब में बिल्कुल लोकप्रिय नहीं था, इसकी भी नोंद करनी चाहिए। और मैं यही बात कर देता हूं कि मैंने मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी सरल जाति में BT क्यों नहीं, स्ट्रेट लाइन में BT क्यों नहीं, ये बात कही थी। और मोदी जी के सरकार से भी मैंने पत्र व्यवहार किया था और मुझे 2016 में ही जवाब आया था कि अब BT
बोलगार 1 का पेटेंट खत्म हो गया है, पर मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि अभी भी सरल जाति में बीटी का बीज देश में उपलब्ध नहीं है। इसका कारण यह है कि ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं, ये प्राइवेट कंपनियां अच्छों को खरीद सकती है, इतना मुनाफा इस ट्रेड में है। सर, जो यहाँ पर बीज उपलब्ध है वो कई सारे देशों में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। खासतौर से मैं अगर इसकी बात करूं कि एचटीबीटी जो आप इसकी बात कर रहे हैं, तो इससे आपको ये नहीं लगता है कि सरकारों ने जानबूझ करके हमारी जो कृषि अनुसंधान जो कार्यशालाएं हैं, हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनको हतोत्साहित भी किया है? इसके पीछे कहीं ये तो नहीं लगता है कि ये पूरी की पूरी एक साजिश है कि किसान की जो स्थितियां हैं वो धीरे धीरे बदतर की जाए और एक समय ऐसा आ जाए कि किसानों की जो जमीन है वो आराम से उसको किसी दूसरे के हाथ में, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर हो या किसी दूसरे नाम पर, उसको दे दिया जाए? मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर में जो इतनी लंबी योजनाएं सरकार की दिख रही है, और अब तो वो बात पूरी तरीके से स्पष्ट भी हो चुकी है कि चुनावी वादे कुछ किए गए, लेकिन धीरे धीरे जो चीजें निकल करके आ रही हैं वो कुछ और आ रही हैं। आप इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देखते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही है। ये जो बीज है, इसका रिसर्च पहले हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज करती थी और गवर्नमेंट की कई एजेंसियां हैं जो बीज बनाती थी। आपको याद होगा, मुझे याद है कि तालुका में तालुका सीड फार्म होते थे गवर्नमेंट के, कि जहां पे सीड का मल्टीप्लिकेशन होता था। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या संस्थाएं ऐसी, कॉटन रिसर्च सेंटर जैसी, ये बीज का फाउंडेशन सीड बनाती थी और फिर इस फाउंडेशन सीड का मल्टीप्लिकेशन तालुका सीड फार्म में होता था और फिर वो किसानों को उपलब्ध कर दिया जाता था। बिल्कुल सही आपने कहा है कि प्राइवेट कंपनियों को बीज का देने का जो सरकार का इरादा है वो बिल्कुल साफ है कि इस देश के किसान को गुलाम बनाने का। प्राइवेट कंपनियां कोई मुनाफा कमाने के लिए आएगी, वो तो कोई किसानों की चैरिटी करने के लिए नहीं आएगी। इसलिए मैंने कहा कि जब से प्राइवेट कंपनियां आई है, कॉटन सीड में ही नहीं तो दूसरे बीजों में भी, आप देखिए गवर्नमेंट का रिसर्च बीज पर का कम हो गया है, क्योंकि सरकार वहां पैसे ही नहीं देती है रिसर्च करने के लिए, और तनख्वाह इतनी बढ़ गई है सबकी कि तनख्वाहों में ही जो बजट है वो पूरा हो जाता है, तो रिसर्च के लिए पैसा ही नहीं बचता है। ये कंप्लेन है वहां के कुछ अच्छे जो साइंटिस्ट है, जो देशभक्त और किसान भक्त है उनकी। परंतु ऐसा है कि थोड़ा बहुत रिसर्च होता भी होगा, तो मुझे तो एक साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो अच्छा रिसर्च होता है ना, वो जो साइंटिस्ट करता है सरकार के पैसे से, वो रिलीज नहीं होने देता है, और वो जब रिटायर हो जाता है तो वो कंपनियों को बेच देता है। आपने देखा होगा कि कई रिटायर अधिकारी, कई रिटायर रिसर्चर्स अच्छे अच्छे कंपनियों में अब नौकरियां कर रहे हैं। तो ये तो दुर्भाग्य है हमारे देश का। हमारे देश में हम बड़ी नेशनलिटी की बातें करते हैं, पर हम काम जो करते हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए ही करते हैं। और आप देखिए उनका रिसर्च क्या है। मैं हर समय ये कहता हूं कि सीड में जो रिसर्च अमेरिका में, यूरोप में हो रहा है, वो रिसर्च ह्यूमन लेस एग्रीकल्चर के लिए हो रहा है, मानव विरहित खेती के लिए वो सब पूरा रिसर्च हो रहा है, क्योंकि वहां पे खेती में लोग ही नहीं है। 2% लोग अमेरिका की खेती में हैं, 7 या 8%, 10% यूरोप में बचे हैं। मैं जब जिनेवा गया था WTO के ऑफिस के सामने विरोध करने के लिए, तो वहां के किसानों ने कहा कि हमको सरकार सब्सिडी इसलिए देती है कि हम खेती में बने रहें। ये बात समझ लीजिए कि वहां किसानों को सब्सिडी इसलिए जाती है कि जितने लोग आज बचे हुए हैं वहां पर, वो खेती में कम से कम रहे, अच्छे से सम्मान की जिंदगी जी सके। नहीं तो वो अगर भाग गए तो मशीन चलाने को ऑर्डर देने वाला भी कौन आदमी मिलेगा वहां पे? रोबोट तो रोबोट को ऑर्डर नहीं देगा ना। तो ये सब चीजें हैं, ये मैं बाद में भी आपको इस पे विस्तार से बात कर सकता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ह्यूमन लेस एग्रीकल्चर है, देखिए आप बीटी कॉटन क्या है कि आपको कपास पे स्प्रे नहीं करना पड़ेगा, यानी स्प्रे करने का जो मनुष्य लेबर का काम है, या जो एरियल स्प्रे होते थे, वो एरियल स्प्रे का भी वहां पे विरोध होने लग गया था, क्योंकि खेतों पे स्प्रे करते थे तो वो हवा से बस्तियों में चले जाते थे, तो वहां के लोगों का उसमें ऑब्जेक्शन था। तो इस तरह का ये है। आप
जो HTBT की बात कही आपने, वो तो अभी भारत में परमिशन नहीं दी गई है, पर ये जो HTBT क्या है, हर्बिसाइड टॉलरेंस, हर्बिसाइड टॉलरेंस है क्या कि आपको जो मनुष्य लेबर लगा के नींदना पड़ता है, घास निकालनी पड़ती है, जिसको नींदनी खुरपनी बोलते हैं, वो मजूर नहीं मिल रहे आजकल ना। तो अब मजूर नहीं लगने चाहिए, ह्यूमन लेबर कम लगना चाहिए, तो उन्होंने एक हर्बिसाइड टॉलरेंस वैरायटी ऐसी बनाई है कपास की कि जिसके ऊपर आप उनका वीडीसाइड लाकर राउंड अप रेडी उसको स्प्रे कर दो तो घास तो मर जाएगा पर कपास के झाड़ को कुछ नहीं होगा। अब ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी उस देश के लिए है कि जहां पे 1 घंटे की मजदूरी ये 6 से 10 डॉलर तक के है, वहां के लिए तो ठीक है, पर हमारे देश में तो 100 और 150 रुपए भी मिलना मुश्किल है। वो उस देश में इस तरह की टेक्नोलॉजी लाना ये कहां तक के ठीक है। और अभी इसी मजदूरी की बात निकली तो मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका में यह सब टेक्नोलॉजी जो है ये हाइब्रिड कॉटन में नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन कॉटन में है, वहां पे है टेक्नोलॉजी। वहां किसानों से रॉयल्टी ली जाती है पर एकड़, ये बात ठीक है। मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं, आज भी अमेरिका में 10 पाउंड पर एकड़ सीड का इस्तेमाल होता है। 10 पाउंड यानी कितने, करीब करीब 5 किलो हो गए, जो हमारे बाप दादा करते थे, जो मैं 1970 में करता था, 5 किलो एकरी बीज बोया जाता था। अमेरिका में भी आज भी 30 से 40 हजार झाड़ पर एकड़ रखे जाते हैं, और वहां पे तो इस तरह का डेवलपमेंट है कि ये जो कपास है, ये कपास की जातियां हैं, उन्होंने ऐसी विकसित कर ली है कि सब कपास के जो बोंड होते हैं, बोल्स होते हैं, वो एक साथ में फूट जाते हैं ताकि कपास मशीन से चुन लिया जा सके। इस तरह का उन्होंने डेवलपमेंट कर लिया है। मुझे समझ में नहीं आता कि भारत ने फिर ये हाइब्रिड में ही क्यों, फिर 3-4 एचे क्यों, 3-4 बार कपास क्यों प्लग करना चाहता। हमने अगर अमेरिका से टेक्नोलॉजी लाई है तो हमने वो स्ट्रेट लाइन में लानी चाहिए थी। हमने वो ऐसा बीज डेवलप करना चाहिए था कि उसको एक झाड़ को 5-6 बोंडी आएंगे और 1 एकड़ में 40,000 झाड़ रखेंगे और वो एक साथ फूलेंगे, तो फिर पिंक बॉलवर्म का भी अटैक कम हो जाएगा ना। मैं आपके माध्यम से जानकारी देता हूँ, तेलंगाना में इस तरह का रिसर्च शुरू हो गया है, ऐसी मुझे जानकारी मिली है, और मैं 1-2 दिन में डॉक्टर क्रांति से बात करने वाला हूँ जो कि अमेरिका में है। तो मुझे बिल्कुल कोई शंका नहीं है कि भारत सरकार में आज जो कुछ भी निर्णय होते हैं वो इन सीड कंपनियों को बचाने के लिए और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में बाजार मिलने के लिए ही पॉलिसी डिसीजंस हमारे देश में हो रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। जी जी सर, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल है कि पहले तो ये बीज आते हैं, इसके बाद उनके पेस्टिसाइड्स आते हैं, उनकी खाद आती है, ये सारी जो चीज़ें आती हैं, कहीं इससे हमारी जो खेती की जो उर्वरा शक्ति है, जो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो जिस तरह से प्रभावित हो रही है। क्योंकि हम अलग अलग अगर महाराष्ट्र में, विदर्भ में देखें या उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में देखें, तो एक समय ऐसा भी आता है कि जब फसल खराब हुई और उसकी कोई कीमत नहीं मिल पा रही है तो किसान एक साथ आत्महत्या करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या किसानों को कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए बीज, खाद, कीटनाशक, इन सबके बीच, यानी इस पूरे सिस्टम को इस तरह से कोलैप्स किया जाए कि बाद में ये कहने के लिए ना रह जाए कि हमने आपके लिए उर्वरता बढ़ाने के लिए बीज आपको उपलब्ध नहीं कराए, खाद उपलब्ध नहीं कराई और ये कीटनाशक उपलब्ध नहीं कराए। नहीं, देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही है, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे देश में जो निर्णय होते हैं वो निर्णय किसान हित के नहीं होते हैं, वो निर्णय होते हैं उद्योगपतियों के हित के ही। ये बात समझनी होगी। आप ग्रीन रिवॉल्यूशन से जरा सोचना शुरू कर दीजिए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की टेक्नोलॉजी जो आई हमारे देश में, जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटीज, हाइब्रिड नहीं, हाई यील्डिंग वैरायटीज। ये हाइब्रिड क्या है, ये हाई रिस्पॉन्स वैरायटी है। ये रासायनिक खाद को, पानी को, कीटनाशक को अच्छा प्रतिशत देता है और फिर अधिक उत्पादन देता है। पर मुझे बताइए कि हरित क्रांति का जो प्रचार किया गया है, नए बीज का, नए खाद का, इरिगेशन का, पेस्टिसाइड का, उस सब डॉक्यूमेंट को अगर आप देखेंगे तो कहीं पे भी ये लिखा नहीं है कि किसानों ने सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए, बल्कि उस डॉक्यूमेंट में लिखा ये है कि आप खेत तैयार करो। और उस समय बैलगाड़ियां होती थी किसानों के पास में,
तो इतनी बैलगाड़ियां गोबर खाद डालो या कंपोस्ट डालो और फिर आप इतना एनपीके इस्तेमाल करो, इस तरह का रिकमेंडेशन रहता था। पर इसमें गलती सरकार की क्या है और किसान की क्या है? तो किसान की गलती यह है कि उसको रासायनिक खाद पे सब्सिडी मिली, हमारे बाप दादा ने हमारे सॉइल में का कार्बन कंटेंट बराबर संभाल के रखा था, वो लोभी नहीं थे, वो नेचर जितना देता था उतना ही लेते थे। वो कार्बन कंटेंट अच्छा होने के कारण हमने पहले 1 बोरा खाद डाला तो रिस्पॉन्स अच्छा मिल गया, तो हमने फिर गोबर खाद डालना बंद ही कर दिया। फिर 2 बोरे डाले, फिर 3 बोरे डाले, फिर 4 बोरे डाले, 5 बोरे डाले, अब सॉइल का कार्बन कंटेंट ही कम हो गया है। और सरकार की गलती क्या हुई? सरकार ने केमिकल फर्टिलाइजर को सब्सिडी दी, पर कंपोस्ट या गोबर खाद जो मिलता है उस एनिमल हस्बेंडरी को सब्सिडाइज नहीं किया, जिसके कारण जानवर कम होते गए गांव में और फॉडर क्रॉप भी कम होते गए। रेनफेड एग्रीकल्चर में आप विदर्भ की बात आपको बताऊं, मराठवाड़ा की बात बताऊं आपको, या कुछ पार्ट मध्य प्रदेश का भी आता है कि जिसमें ज्वार होती थी, 40% जमीन में ज्वार होती थी और ज्वार से रेनफेड एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा फॉडर मिलता था और ये फॉडर को खाद में कन्वर्ट करने के लिए किसान गायें रखता था। आप अगर विदर्भ का अध्ययन करेंगे तो विदर्भ में गाय ये दूध देने के लिए नहीं रखी जाती थी, ये ज्वार को कंपोस्ट में कन्वर्ट करने के लिए गायें रखी जाती थी और 10-20 गायें हर किसान के पास में जो होती थी वो एक प्रकार से उनकी फर्टिलाइजर फैक्ट्री होती थी। उसको सब्सिडाइज नहीं किया पर यूरिया और डीएपी को सब्सिडाइज किया। मुझे ऐसा लगता है कि इसका बहुत गंभीरता से विचार होना पड़ेगा। आज भी जो हम कर रहे हैं ना, उसमें हम, मोदी जी कहते सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड दे दिया आपने, परंतु मेरे खेत में कार्बन कंटेंट कम हो गया है, वो कार्बन कंटेंट को पूरा करने के लिए मुझे बायोमास डालना पड़ेगा। ये बायोमास डालने के लिए आएगा कहां से? अगर जानवर ही नहीं है तो गोबर खाद का दाम कितना बढ़ जाएगा। शायद आपको मालूम नहीं है, अनेक लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि गोबर खाद भी अब मिलावट का मिलने लग गया है, उसमें मट्टी मिलाकर बेचा जा रहा है गोबर खाद गांव में। क्या कैन यू इमेजिन दिस? या आज जो छाछ है, जो बटर मिल्क है, इसमें पानी मिलाकर बेचा जाता है। अरे जिस देश में दूध बेचना पाप माना जाता था, उस देश में मट्ठा, बटर मिल्क, छाछ ये पानी मिलाकर बेची जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी इतनी बात गौ भक्त की करते हैं, गौ माता की करते हैं, वो गौ को पालने के लिए सब्सिडी देने की बात क्यों नहीं करते हैं, जो कि दुनिया में सब तरफ दी जा रही है। अमेरिका, यूरोप में पर काऊ सब्सिडी दी जाती है। मैंने जर्मनी के किसान के यहाँ देखा, जर्मन मार्क के हिसाब से 500 जर्मन मार्क एक गाय को पालने के लिए साल की सब्सिडी मिलती थी। उस समय तो 20 रुपए का जर्मन मार्क था। एक्चुअली मैंने देखा कि यूरोपियन पार्लियामेंट में जानवर पालने के लिए भी पर एनिमल सब्सिडी दी जाती है। और इतना ही नहीं, तो अब ये बात वहां आ गई करके मैं बताता हूं कि दुनिया में किसी भी अमीर देश में खेती जो है ये बिना सरकार के मदद के चल ही नहीं रही है। जब भी आपने ऐसा कहा था कि शरद जोशी से आपके मतभेद जो हुए उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे, तो मैं वो बात को यहाँ इसके साथ में जवाब दे देता हूं कि जब शरद जोशी ने फ्री मार्केट को सपोर्ट किया मनमोहन सिंह जी से दोस्ती करने के लिए, नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी अर्थमंत्री थे, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उस समय मैंने शरद जोशी को एक ही सवाल पूछा था कि दुनिया में मुझे एक देश बता दीजिए कि जहां का किसान बिना सरकार के मदद के बिगड़ जी रहा है। शो मी वन कंट्री ऑन ए ग्लोब वेयर देयर इज नॉट स्टेट सपोर्ट। इसका जवाब ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में कहीं पे भी विकसित देश में बिना सरकार के मदद के खेती नहीं चल रही है। इवन इजराइल आप ले लीजिए, हम इजराइल टेक्नोलॉजी की बात इतनी करते हैं पर कभी ये नहीं बताते कि इजराइल की सरकार इजराइल के किसानों को कितनी मदद कर रही है, किस तरह से वो तिजोरी लेकर उनके साथ में खड़ी है, नहीं बताते हमें कभी। चाइना इतना कम्युनिस्ट कंट्री है, वन पार्टी रूल है, पर चाइना में भी जैसा जैसा ग्लोबलाइजेशन में चाइना का उन्नति होती गई, जैसी जैसी उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ती गई, उन्होंने एग्रीकल्चर में सब्सिडीज देना बढ़ाया है। पर हमारा एक में देश ऐसा है कि जो किसानों को गरीब और गरीब कर रहा है। इसलिए मैं हर समय ऐसा कहते आया हूं कि ये जो नई आर्थिक नीतियां हैं 1990 की बात की,
दिस इज नथिंग बट ए न्यू ग्लोबलाइजेशन। ये नया वसाहतवाद है, नया उपनिवेशवाद है, नई गुलामी है। और मैं शरद जोशी से अलग होने के बाद में बार बार ये कहता था कि शरद जोशी जी ने ये कहा था कि ये देश इंडिया और भारत दो देश में विभाजित है, एक खेती वाला भारत और बिना खेती वाला इंडिया। मैं कहता हूं कि नई आर्थिक नीतियों में इंडिया का सुपर इंडिया बन गया है और भारत का हमने इथियोपिया, सोमालिया, भूखमरा अफ्रीका जैसा देश बना दिया है। और उसका सबूत तो यही है ना कि अन्न सुरक्षा के लिए सोनिया गांधी ढोल पीटती थी, मनमोहन सिंह जी ढोल पीटते थे, 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए किलो का अनाज। और वही अब मोदी जी भी कर रहे हैं, 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए किलो का अनाज। मोदी जी भी क्या कर रहे हैं, 5 किलो अनाज फुकट दे दिया कोरोना में। आपने जब भी पूछा एमएसपी के बारे में, मुझे बताइए कि अगर गांव में 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए किलो का अनाज आ रहा है, 5 किलो अनाज मुफ्त आ रहा है, जिस गांव में मुबलक गेहूं और चावल आ रहा है रेशन दुकान में, अब गेहूं कौन खरीदेगा गांव में, जो गांव में पैदा हुआ है, और कौन उसको दाम देगा? और जब आप इतना सब्सिडाइज करके देते हो तो फिर किसान का सब अनाज खरीदने की जिम्मेदारी तो सरकार की होनी चाहिए। एक तरफ तो आप किसान को मारकर सस्ता देकर खुद को ग्लोरीफाई कर रहे हो, रॉबिन हुड बन रहे हो, और दूसरी तरफ उसका अनाज भी नहीं खरीद रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा दुनिया में कहीं नहीं चलता है। दुनिया में खेती में रहने वालों को उनकी देश की जिंदगी के लिए जो लगता है वो मिले, इसके लिए वहां की सरकारें सतर्क है, क्योंकि वहां पे खेती में बहुत कम लोग हैं। हमारे देश में आज भी 70-60% लोग खेती पर है, और इसलिए वो क्या मरे तो चलेगा ना। वो देखा हमने कोरोना में, जो लोग पैदल चले गए या अभी लोग जा रहे हैं लॉकडाउन के डर से वापस गांव में। इस तरह से हम एक नई गुलामी, नया वसाहतवाद, नया उपनिवेशवाद हमने लाया है, और मोदी जी उसको एक नई बात कहकर उसको और बेच रहे हैं। किसान और मजदूर ये गरीब होते जा रहा है। मैं यहाँ पे एक बात और कह देता हूं, अभी ये विषय आया है तो देखिए, आप देखिए मीडिया में क्या बताया जा रहा है। मुकेश अंबानी के ड्राइवर को 2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है। कितना ग्लोरीफाई किया जा रहा है मुकेश अंबानी को। तो मुकेश अंबानी की 1 घंटे की कमाई कितनी है? अगर मुकेश अंबानी की 1 घंटे की कमाई की बात का हिसाब लगाए तो उस तुलना में उसके ड्राइवर को 2 लाख रुपए देना ये भी कम ही सिद्ध होगा। अरे जो अपने बीबी को हवाई जहाज देता है जन्मदिन की गिफ्ट, उसके लिए 2 लाख रुपए कौन से ज्यादा हो गए? तो दूसरी तरफ किसान को देखिए कि वो आत्महत्या कर रहा है। क्यों आत्महत्या कर रहा है? कर्जा हो रहा है। क्यों कर्जा हो रहा है? क्योंकि वो अपने खेत में जो मजदूरों को मजदूरी दे रहा है वो उसके ताकत के बाहर की मजदूरी दे रहा है। वो मजदूरी कम है आज अच्छी जिंदगी जीने के हिसाब से, तो जो भी मजदूरी वो दे रहा है वो उसके ताकत के बाहर से दे रहा है, इसलिए वो घाटे में है, इसलिए वो कर्जे के बोझ के तरह दबते जा रहा है, और इसलिए वो आत्महत्या कर रहा है। कौन सोच रहा है साहब हमारे देश में इस तरह से? आज इस तरह से सोचने वाले पॉलिसी मेकर की जरूरत है कि मुझे अंडरलाइन करना है। सर, एक बात ये मुझे जाननी है आपके माध्यम से, जैसे अलग अलग जो हमारे देश के हिस्से हैं उसमें फसलें अलग अलग हैं, और किसानों का जो कर्ज है उसका स्वरूप भी अलग अलग है। जैसे कहीं पर तो हम देखते हैं कि बैंक के माध्यम से किसान की जमीन बिकती है, और कहीं पर जो गांव के साहूकार हैं और उनका पूरा अपना जाल होता है। इसी तरह से हमारा जो खेती का पूरा सिस्टम वो भी अलग अलग, कहीं पर एक फसली जमीन है तो कहीं पर 2 फसल हैं, 3 फसल हैं। लेकिन ये जो किसान का कर्ज है उसकी जो बढ़त है, मतलब उसका जितनी जल्दी वो दोगुना तिगुना होता है, वो हम देखते हैं कि लगभग एक जैसा है। यानी एरिया भले अलग हो, उत्पादन हो या ना हो, लेकिन कर्ज की जो दर है, उसका जो ब्याज है, वो लगभग एक जैसा हमको दिखाई पड़ता है। क्या कभी किसान संगठनों ने इन मांगों को लेकर के, ये जो इतना अंतर है, इनको कभी बड़े स्तर पर डील किया है? देखिए, इसीलिए किसान आंदोलन ने इन बातों की तरफ ध्यान दिया है, और यही बात स्वामीनाथन कमीशन के, फार्मर्स कमीशन के रिपोर्ट में दी गई है। स्वामीनाथन जी ने 4% के ब्याज पर किसानों को कर्जा देने का रिकमेंडेशन किया है। दुर्भाग्य क्या है कि हमारे देश में
किसान की व्याख्या ही बराबर नहीं की जा रही है और किसान को एक नजर से नहीं देखा जा रहा है। छोटा किसान, बड़ा किसान, 1 हेक्टेयर वाला किसान, 2 हेक्टेयर वाला किसान, 5 हेक्टेयर वाला किसान, 10 हेक्टेयर वाले किसान को तो हम बड़ा किसान बोल देते हैं। अब मुझे बताइए कि 10 हेक्टेयर का किसान, अपन पंजाब का ही ले ले, पंजाब में तो 18 एकड़ का ही सीलिंग है, तो 18 एकड़ का सीलिंग वाला किसान पंजाब का ले ले हुए तो वो तो गांव का टाटा बिरला हो गया ना, 18 एकड़ का जमीन मालक। तो मैं हर समय कहता था कि मैं 40 एकड़ का किसान हूं तो मैं टाटा बिरला नहीं पर बजाज किर्लोस्कर डालमिया तो हूं ना मैं गांव का। तो वो जो 18 एकड़ का किसान है, आज पंजाब में 50,000 रुपए एकड़ ठेका है जमीन का, मैं ये भी बात को मानता हूं। तो 18 एकड़ के किसान की आमदनी कितनी होगी 50,000 रुपए के हिसाब से? 9 लाख रुपए हो गई। तो वो 9 लाख रुपए वाला सबसे बड़ा हो गया। अरे फिर इस देश में अमेरिकी रेखा, गरीबी की रेखा के तरह अमेरिकी की रेखा तय कर दो ना कि जमीन सीलिंग के कानून से 18 एकड़ सिंचित वाला जो 3 फसल ले सकता है उसकी आमदनी 9 लाख रुपए हो सकती है। तो इस देश में अधिकतम इनकम कितनी रखी जा सकती है, इसकी क्यों नहीं व्याख्या करते? 9 लाख की जगह 18 लाख कर दो, 36 लाख कर दो, 72 लाख कर दो, 1 करोड़ कर दो कि यह हमारे देश में अमेरिकी लेखा की सीलिंग हो गई, इससे ज्यादा आमदनी किसी की नहीं हुई। पर ये नहीं कर रहे हम यहाँ पर। हम यहाँ पर किसानों को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। आज बैंक के लोन लेने वाले किसान कितने हैं? बैंक का कर्जा लेने वाले किसान ये 40% भी नहीं है। उसका कारण क्या है कि हमारे यहाँ के लैंड रिकॉर्ड ही अप टू डेट नहीं होते हैं। बाप के नाम से जमीन है, भाई बहन ने जमीनों का बंटवारा कर लिया है, अलग अलग जमीन कर रहे हैं, पर जमीन अभी भी बाप के नाम से ही है। क्योंकि पटवारी के पास में जाएंगे बंटवारा करने के लिए तो पटवारी पैसे मांगता है। अब पटवारी बोलता है मैं नहीं पैसे मांगू तो फिर ऊपर वाला पैसे मांगता है, वो बोलता है मेरे को ऊपर वाले को पैसे देना पड़ता है, कलेक्टर बोलता है कि मेरे को ट्रांसफर करने के लिए पैसे देना पड़ता है। कहाँ जाएंगे साहब ये? और इसके कारण क्या हो रहा है कि जिनको बैंक का कर्जा मिलना चाहिए उनको बैंक का कर्जा भी नहीं मिलता, इसलिए वो साहूकार के पास में जाते हैं और फिर 5 रुपए से लेके 10 रुपए प्रति सैकड़ा यानी 60% से 120% तक के ब्याज देके कर्जा लिया जाता है खेती के लिए। बताइए कैसा वो करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव जीतने के लिए तो महाराष्ट्र में भी कह दिया कि 3 लाख का कर्जा अब किसानों को बिना ब्याज का मिलेगा। पर 3 लाख का कर्जा कितने किसानों को मिलेगा? जिनको जिनको जरूरत है उन सब किसानों को मिलेगा क्या? किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी के ढोल मनमोहन सिंह के समय भी बजाए गए, अटल बिहारी वाजपेयी से जमाने से शुरू हुआ, अब मोदी जी भी बजा रहे हैं, तो कितने लोगों को केसीसी मिल पा रही है? क्या हम साल भर में ये काम पूरा नहीं कर सकते क्या पूरे देश में कि हर एक किसान के नाम से जमीन और उसको हर एक को बैंक से कर्जा मिलने की व्यवस्था? ये करना चाहिए हमने, तो उनको कम कर्जा मिलेगा। दूसरा, अगर कर्जा माफ नहीं करना, मैं भी बार बार कर्जे माफ के फेवर का नहीं हूं, भले ही आप उद्योगपति उनके बारे में क्या बोलते बोलते रहिए, पर अगर साल सही में खराब पड़ा है तो उसकी साइकिल 5 साल की कर दो। और ये रिकमेंडेशन फार्मर्स कमीशन के रिपोर्ट में है कि केसीसी की साइकिल ये 5 साल की, कम से कम 3 साल की या 5 साल की करनी चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? अगर मुझे 1 लाख रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट सैंक्शन हुई है तो मुझे हर साल 1 लाख रुपए भरने की जरूरत नहीं है। मेरे पास में उस साल खराब मौसम के कारण, खराब फसल के कारण, खराब दाम के कारण अगर 70,000 रुपये आए हैं तो मैं बैंक में 70,000 रुपये भर दूंगा और फिर वो 70,000 रुपये मैं निकाल सकूंगा। आज क्या होता है कि मेरे पास में 70,000 रुपये आए तो मैंने 70,000 रुपये भर दिए तो बैंक बोलते कि आप 30,000 रुपये के डिफॉल्टर हो, हम आपको नया कर्जा नहीं देंगे। इससे फिर वो साहूकार के दरवाजे में जाता है। फिर एक बार अधिक ब्याज के दरवाजे में चले गया तो वहीं वो अटक जाता है, वो बैंक की तरफ आता ही नहीं है और फिर बैंक का उसका डिफॉल्टर हो जाता है, उसको सहूलत के कर्जे का कोई लाभ नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बातें हैं पर इसके तरफ ध्यान देके पॉलिटिकल विल बताकर इसको प्रायोरिटी के बेसिस पर हल करना बहुत जरूरी है। सर, आपने 1969 से आपने शुरू किया खेती के साथ जो आपका जुड़ाव है, और यहाँ तक आते आते कौन कौन से ऐसे आंदोलन हैं जो आपको याद आते हैं जिन्होंने सरकारों के सामने एक बड़ी चुनौती पेश की? और वो इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि आज जिस तरह से किसान एक लंबे समय से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और जितना धैर्य का परिचय दे रहे हैं,
मेरी उम्र के हिसाब से और जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि किताबों में मैंने ऐसा आंदोलन तो नहीं पढ़ा कि जहाँ पर इतने धैर्य के साथ इतने लंबे समय तक आंदोलन को हिंसात्मक चीजों से दूर रखा गया। लेकिन उसकी तुलना में दुष्प्रचार जो व्यवस्था के द्वारा, सिस्टम के द्वारा किया गया, क्या इतिहास को देखते हुए ऐसे दूसरे भी आंदोलन आपको दिखाई पड़ते हैं? देखिए, ये आंदोलन सही में इतिहास में एक अलग आंदोलन है, इसको तो सलामी करना होगा। इस आंदोलन का दुर्भाग्य मैं यही मानता हूं कि फूट डालो और राज करो, ये राजनीति सफल करने का हथकंडा हर राजनीतिक पार्टी ने अपना लिया है, करके उस आंदोलन की ताकत नजर नहीं आ रही है। नहीं तो इस इतने ताकत का आंदोलन ये इस देश में कभी खड़ा हुआ नहीं और ना कभी खड़ा होगा, ऐसा मानने वाला मैं एक किसान कार्यकर्ता हूं। आपने जो कहा, 1970 के बाद में इस देश में बहुत आंदोलन हुए, 1980 के बाद में भी बहुत आंदोलन हुए, और 1980 से 1990 का कार्यकाल अगर मैं आपको बताऊं तो ये कार्यकाल किसान आंदोलन के लिए स्वर्णमयी कार्यकाल था। आंदोलन सिर्फ महाराष्ट्र में शेतकरी संगठन का नहीं था, तो तमिलनाडु में तमिलनाडु व्यवसाय संगम का आंदोलन था, कर्नाटक राज्य रैयत संघ का आंदोलन कर्नाटक में था, गुजरात खेडूत समाज का आंदोलन भी गुजरात में खड़ा हो रहा था, और उसी समय जो भारतीय किसान यूनियन नाम आज है, उस समय टिकैत जी नहीं थे। 80 में भारतीय किसान यूनियन के नाम से पंजाब में, हरियाणा में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था। मैं 1984 के एक आंदोलन का जिक्र करता हूं, उस समय दूरदर्शन के अलावा दूसरे चैनल नहीं थे, तो उसी को एक बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिल जाती थी। हम 1984 में पंजाब के गवर्नर के हाउस को, उस समय पांडे नाम के कोई व्यक्ति पंजाब के राज्यपाल होते थे, उसको घेराव करके 7 दिन तक के 7 डेज चंडीगढ़ के रस्तों पर बैठे थे। एक प्रकार का मेला लग गया था लोगों का आने का। शाम के समय अच्छे अच्छे घर के लोग अपने बच्चों को लेके आते थे और बताते कि देखो ये किसान किस तरह से रह रहे हैं, क्या है। तो ये इस तरह का आंदोलन हुआ है नहीं इस देश में। फिर वहां पे उस समय एक कमेटी बनाई गई थी, जोहल कमेटी करके, जो पंजाब कृषि विद्यापीठ के कुलगुरु रहे हुए थे उनके अध्यक्षता में। वैसा ही दिल्ली में जो बहुत ऐतिहासिक मेला सम्मेलन हुआ था 2 अक्टूबर 87 या 89 में, 88 में, 87 या 88 में, जिसमें टिकैत जी का झगड़ा हुआ था हम लोगों के साथ में। वो बहुत बड़ा ताकत का आंदोलन था। उस समय भी सिर्फ दूरदर्शन था, उस समय दूरदर्शन के अलावा बाकी के चैनल रहते तो उसका भी बड़ा नाम हुआ रहता। राजीव गांधी को उस समय उसकी ये लेकर फसलों के समर्थन मूल्य घोषित होने के बाद भी दूसरी बार घोषित करने पड़े थे। महाराष्ट्र में किसानों का जो गांवबंदी आंदोलन था, उससे वसंतराव साठे जैसा कांग्रेस का एक बुद्धिजीवी और पॉलिसी मेकर, वो घबराता था वर्धा जिले में गांवबंदी को। यार ये क्षेत्रीय संगठन के लोग देखो वो तो पब्लिकली कहता था ये शिवसेना वाले तो आड़ में पत्थर फेंक के मार रहे हैं, पर वो क्षेत्रीय संगठन के लोग तो सामने आकर सवाल पूछते हैं। तो इस तरह का आंदोलन हुआ, ऐसा नहीं कि इसका असर नहीं हुआ। महाराष्ट्र में कपास एकाधिकार योजना में एमएसपी पर एडवांस बोनस देकर खरीदी करने की व्यवस्था तैयार हो गई थी। दिल्ली सरकार का दाम अगर 1800 रुपए है तो महाराष्ट्र सरकार के 600 रुपए एडवांस बोनस, ऐसा 2400 रुपए में खरीदी की व्यवस्था थी। और इसलिए 1997 में जब आंध्र में किसानों की कपास उत्पादकों की आत्महत्या हुई, उस समय महाराष्ट्र में कपास उत्पादकों की आत्महत्या नहीं की, क्योंकि एमएसपी से बोनस देकर कपास खरीदी की जाती थी। महाराष्ट्र में तो जब एकाधिकार योजना खत्म हो गई और प्राइवेट व्यापारी आ गए, उसके बाद में कपास उत्पादकों का आत्महत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ। इसलिए ये सब चीजें हैं, पर आज जो सरकार उपेक्षा कर रही है और मोदी जी की इस आंदोलन को उपेक्षा करने की ताकत जो बढ़ी है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि अब चुनाव जीतने के लिए किसानों की वोट की जरूरत नहीं है। इस तरह का फूट डालो और राज करो, ऐसा रसायन सब राजनीतिक पार्टियों ने बना लिया है। मुझे बताइए, अगर कांग्रेस की ताकत है, 3-4 राज्यों में उनके मुख्यमंत्री है, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री ये घोषणा क्यों नहीं करते कि हम हमारे राज्य में
सभी फसलों की एमएसपी की खरीदी करेंगे और उसमें जो घाटा होगा वो दिल्ली से मांगेंगे। ऐसा प्रस्ताव क्यों नहीं करते ये लोग? क्योंकि इनको भी मालूम है कि एमएसपी की खरीदी राज्य नहीं कर पाता है और ना दिल्ली इनको देगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारे देश के सब राजनीतिक दल ये किसानों के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं है और इसलिए इस आंदोलन का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि इस आंदोलन ने ये चर्चा शुरू करवा दी है कि अगर किसानों को उसका सही दाम नहीं दिया जाता तो उसको अब सब्सिडी देने की जरूरत है। और इसलिए ये 6,000 रुपए पीएम किसान सम्मान निधि क्या है या तेलंगाना में तेलुगु रैयत बंधु योजना के माध्यम से जो 5,000 रुपए एकड़ खरीफ को और 5,000 रुपए एकड़ रबी को ऐसे 10,000 रुपए एकड़ दिए जा रहे, वो क्या चीज है? या आंध्र में 10,000 रुपए सीएम के और 5,000 रुपए पीएम के ऐसे 15,000 दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 4,000 रुपए सीएम के और 6,000 रुपए पीएम के ऐसे 10,000 दिए जा रहे हैं। ऐसा ही ओडिशा में है। छत्तीसगढ़ में एमएसपी पर बोनस देके 2,500 रुपए में धान खरीदी करने की व्यवस्था थी। मोदी जी ने उस पर ऑब्जेक्शन लिया तो उन्होंने 10,000 रुपए एकड़ इनडायरेक्टली किसानों को देने की बात कही थी। तो अब सब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि किसानों को सरकार के तिजोरी से मदद देनी चाहिए, पर उसमें भी वो डिवाइड कर रहे हैं। आज 100% खेती पर रहने वाला 10 एकड़ का, 15 एकड़ का, 20 एकड़ का किसान ये पूरी तरह से उपेक्षित है, क्योंकि उसको ना पीएम किसान सम्मान निधि मिलता है, ना उसको कोई सब्सिडी मिलती है और गांव को डिवाइड कर दिया है और इसमें चुनाव जीता जाता है। पर इससे एग्रीकल्चर क्राइसिस को, खेती के लूट को, उसकी व्यवस्था को परिवर्तित नहीं किया जा सकता जब तक कि मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। बताइए ना कैसा होगा सबका साथ सबका विकास? खुद मोदी जी ने रोजगार गारंटी योजना की, पीएम पैकेज में, कोरोना के पैकेज में जो घोषणा की उसमें कितनी बढ़ाई है? 182 के 202 किए। 10 रुपए मजदूरी क्यों बढ़ाई? आपने 7वां वेतन आयोग लागू किया मोदी जी। आपने 6वें वेतन आयोग का मुख्यमंत्री करके विरोध किया था। 6वें वेतन आयोग में 600 रुपए रोज था, 250 रुपए रोज था कम से कम सरकारी कर्मचारी का। 7वें वेतन आयोग में वो 600 रुपए हो गया। तो 250 का 600 कर सकते हो, तो फिर खेत मजदूर का 182 का 350 क्यों नहीं किया? 400 क्यों नहीं किया? और कृषि मूल्य आयोग को वो मजदूरी को हिसाब में लेके फसलों के दाम तय करने की घोषणा करने को क्यों नहीं कहा? और वो मार्केट में नहीं मिलते होंगे तो उतना पीएम किसान सम्मान निधि में से दिया जाएगा या सब्सिडी के माध्यम से दिया जाएगा या भाव फर्क के माध्यम से दिया जाएगा? ऐसी नीति क्यों नहीं लाती है? उसके बगैर सबका साथ सबका विकास कैसा होगा? इसका जवाब नहीं मिलता है। यही मोदी जी बीजेपी के कार्यकारिणी में कहते हैं कि किसान अपनी जमीन बेचकर अपने बेटे को चपरासी बनाना चाहता है। मुझे बड़ा आनंद हुआ यार कि क्या प्रधानमंत्री है, उसको ग्रास रूट की मालूमात है। हमारे महाराष्ट्र में अनेक लोगों को नहीं मालूम हुआ, इसलिए बिल्कुल बताता हूँ जिम्मेदारी से कि एक स्कूल टीचर की, हाई स्कूल टीचर की नौकरी चाहिए तो 25 लाख रुपए उस संस्था को देने पड़ रहे हैं। ये मोदी जी ने भी कबूल किया है कि किसान जमीन बेचकर चपरासी बनाना चाहता है। पर यह दूर कैसा होगा? 5वें, 6वें, 7वें वेतन आयोग का विरोध नहीं है साहब, पर यहाँ पर ज्योतिबा फुले का नाम लेने वाले सभी राजनीतिक नेताओं को मैं सवाल पूछता हूँ, अरे ज्योतिबा फुले ने शेतकऱ्यांच्या आसूड में किसानों का चाबुक करके जो निबंध लिखा था अंग्रेजों के कान पकड़ने के लिए, उसके प्रकरण 3 में फर्स्ट सेंटेंस है कि गोरे अंग्रेज सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ाकर, किसानों पर नाना प्रकार के टैक्स लगाकर किसानों को कर्ज में डुबो दिया है। ये लिखा है उन्होंने। साहब मैं तो आपको एक और बात कह देता हूं कि मोदी जी कहते कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। कैसी करेंगे साहब दुगनी? मालूम नहीं है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करेंगे। जब $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की होगी तब तो भी किसान की आमदनी दुगनी होगी क्या? फिर खेत मजदूर की मजदूरी दुगनी होगी क्या उस समय? कुछ जवाब नहीं है। पर मैं आपको 2026 की बात बताता हूँ। 2026 में इस देश में 8वां वेतन आयोग आने वाला है। 2016 में 7वां वेतन आयोग आया। हर 10 साल में वेतन आयोग आता है, तो 2026 में 8वां वेतन आयोग आया। जिस तरह से 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग में वेतन बढ़े हैं, 5वें वेतन आयोग का कम से कम वेतन 2,500 रुपए, 6वें वेतन आयोग का कम से कम वेतन
7,000 रुपए, 7वें वेतन आयोग का कम से कम वेतन 18,000 रुपए। इस तरह से 8वें वेतन आयोग का कम से कम वेतन होगा 45,000 रुपए महीना, 1,500 रुपए रोज। मेरा सबको सवाल है हाथ जोड़कर कि उधर अगर 1,500 रुपए रोज है तो विजय जावंजिया के खेत में काम करने वाले मजदूर भाई और बहन को कितना मिलना चाहिए? क्या उसको 700-800 रुपए नहीं मिलना चाहिए? कम से कम 1,000 रुपए जाने दीजिए, पर वो 800 रुपए देने की ताकत आए, इसलिए गेहूं, चावल, शक्कर, तेल, कपास, दालें, तिलहन, इसके दाम क्या होना चाहिए? और वो दाम बाजार में नहीं मिलते हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि क्या होना चाहिए? तभी तो सबका साथ सबका विकास होगा ना, तभी तो इंक्लूसिव ग्रोथ होगी ना। इसका जवाब कौन दे रहा है? आपको सुनते हुए बार बार लगता है कि कई सारे सवाल हमारे आपके इन जवाबों में मिल जाते हैं। इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि 1986 में पंजाब में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हुई थी और उसके बाद में धीरे धीरे उसके जो परिणाम आए, उसके बाद में वो चीज़ें वहाँ पर ख़त्म कर दी गई। और अगर थोड़ा सा पिछला जाए तो केरल में पहले पंडित नेहरू के समय में सहकारी खेती के नाम से कुछ चीज़ें शुरू की गई थी, जिस पर एक सहकारी खेती के नाम से एक नाटक भी लिखा गया था। कई बार ऐसा लगता है कि इतिहास अपने आप को फिर दोहराता है और आज हम फिर उसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौर में जा रहे हैं। सरकार का पूरा जो कहने का ढंग है वो भले ही थोड़ा खूबसूरत हो, लेकिन असलियत यही है कि गुलामी कैसे लाई जाए, इसका पूरा रोड मैप हमारे सामने पूरा प्रस्तुत किया जा रहा है। बात ये कही जा रही है कि आप पहले से आपको पता होगा कि आपको अपनी फसल का कितना रेट मिलेगा, लेकिन क्या इतिहास में इस तरह की जो चीज़ें आती हैं, जो समय समय पर आती रहती हैं, कभी किसानों की आय बढ़ाने के नाम पर, कभी मजदूरों का जीवन स्तर बढ़ाने के नाम पर, हमको क्या सीख मिलती है कि हम इन जो पॉलिटिकल जो स्टंट हैं, ये चुनाव जीतने के या जनता में एक हेडलाइन बन जाने की मीडिया में, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा। मुझे ये बात कहनी थी, इसको एक्सप्लेन करना था। मेरा ये मानना है कि ये जो 3 कानूनों का झुंझुना नरेंद्र मोदी जी ने लाया है, मैं ये मानता हूं कि ये 3 कानूनों के प्रयोग मनमोहन सिंह के सरकार ने ये कानून न लाते हुए भी कर लिए थे और उनके ध्यान में उसी समय आ गया था कि ये 3 कानूनों से कोई किसान का भला होने वाला नहीं है और इसलिए उन्होंने इन 3 कानूनों को लाया नहीं। आपने बहुत सही कहा कि 1986 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में आई थी। देखिए, उसके पीछे की लॉजिक ये थी कि पेप्सी कोला को कोका कोला से स्पर्धा करने के लिए परमिशन दी गई थी और उसमें पेप्सी कोला को ये कंडीशन दी गई थी कि आपको पंजाब में जाकर किसानों को गेहूं और चावल के चक्र से बाहर निकालना है और उनको फल, सब्जी ये पैदा करने के लिए लगाना है और उसका प्रोसेसिंग आपको करना है। पेप्सी कोला पंजाब में गया, आलू, टमाटर, फले और बासमती राइस, इसका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी शुरू हो गया। किसानों के ध्यान में आया कि जब फसल खराब होती है नैसर्गिक कारणों से तो ये क्वालिटी अच्छी नहीं है करके रिजेक्ट करने लग गए, उसमें उनको घाटा होने लग गया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वहां फेल हो गई। दूसरा, एपीएमसी के बाहर इसका प्रयोग भी मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अभी भी हुआ, 2010, 11, 12 में। आपको याद होगा, आईटीसी नाम की कंपनी है, ये सोयाबीन खरीदने के लिए बाजार में आई थी, अनाज खरीदने के लिए बाजार में आई थी। विदर्भ में, मराठवाड़ा में, मध्य प्रदेश में 3-4 साल बड़े उत्साह से सोयाबीन खरीदी किया और बाद में जो बाजार में से भाग गई तो मालूम ही नहीं पड़ा उसका। इस साल फिर आई है, वो क्यों भाग गई और क्यों आई थी? वो उस समय खरीदी के लिए आई जब अमेरिका में सोयाबीन के दाम $14 प्रति बुशेल थे। बुशेल यानी करीब करीब 28 किलो का, और $14 एक बुशेल का दाम था सोयाबीन का। उस समय हमारे यहाँ की सोयाबीन की एमएसपी कम थी, उससे ज्यादा दाम पे सोयाबीन अपने गोडाउन पे खरीदी करना आईटीसी को बड़ा अच्छा लगा। अपनी पीठ भी उसने थपथपा ली, देखो हमने किसानों के लिए अल्टरनेटिव बाजार बना दिया है, हम अच्छे दाम दे रहे हैं। पर जब अमेरिका में $14 प्रति बुशेल के दाम $7-8 पर आ गए तो ये भाग गई खरीदी से, क्योंकि एमएसपी बढ़ गई थी और एमएसपी से कम दाम पे तो कोई उनके गोडाउन पे जाता भी नहीं था, बदनामी भी होती थी। तो ये जो प्रयोग था एपीएमसी के बाहर बड़े बड़े कंपनियों को, वो भी फेल हो गया। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इन्होंने खुद ने खा डाला।
इन्होंने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का ऑर्डिनेंस निकाला और थोड़े प्याज के दाम बढ़ने लग गए तो प्याज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया, प्याज का इंपोर्ट शुरू कर दिया। तो ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत स्पष्टता से बताते हैं कि इन चीजों से किसानों का जो सवाल है वो हल होने वाला नहीं है, किसान की आमदनी इससे बढ़ने वाली नहीं है। इसलिए मैं बार बार ये सवाल पूछता हूं कि मुझे दुनिया में एक देश बताओ कि जहां सब टेक्नोलॉजी है, जहां सब वॉलमार्ट है, वहां पे सब चीजें हैं, पर वहां का किसान बिना सरकार के मदद से जी रहा है। बताइए दुनिया के नकाशे पर ऐसा एक देश, हम उसको तो एड्रेस नहीं कर रहे हैं और हम किसानों को उपदेशी कर रहे हैं। मुझे बताइए, अब इस साल भी आज बाजार में तुअर को अच्छे दाम मिल रहे हैं, क्या ये मोदी जी के 3 कानूनों के कारण मिल रहे हैं क्या? नहीं, तुअर की फसल देश में बर्बाद होगी, दुनिया में भी दालों का शॉर्टेज है, दुनिया में भी दाम बढ़े हुए, इंपोर्ट करके दाम गिरा नहीं सकते, इसलिए तुअर के दाम तेज हो गए। चने के दाम अभी अभी तेज होने लग गए क्योंकि चने के जो पर एकड़ के यील्ड आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं और दुनिया में दालों के दामों में तेजी है, तो अब चने के दाम भी एमएसपी के आसपास चले गए हैं। कपास में दुनिया में तेजी है क्योंकि चीन की खरीदी है, पाकिस्तान में कपास का क्रॉप पूरा फेल हो गया, तो 70-72 सेंट जो प्रति पाउंड रुई का दाम था वो अमेरिका के कॉटन मार्केट में 91 सेंट हो गया। और सोयाबीन के दाम जो 6,500-7,000 रुपए हो गए, उसके कारण सोयाबीन की डीओसी ढेप महंगी हो गई, तो सर की ढेप भी महंगी हो गई। खाने के तेलों के दाम इंडोनेशिया मलेशिया में बढ़ गए, इसलिए खाने का तेल महंगा हो गया, तो इसलिए सरकी के दाम बढ़ गए, इसलिए कपास के दाम बढ़ गए। तो ये जो सब दाम बढ़े हैं ना, ये कोई 3 कानूनों के कारण नहीं बढ़े हैं, ये बढ़े हैं दुनिया के बाजार में दाम बढ़े करके बढ़े हुए हैं। आज शक्कर के दाम में ब्राजील में 22 रुपए से 34 रुपए तक की तेजी आ गई, 22 रुपए किलो से 34 रुपए किलो हो गया है, क्योंकि ब्राजील में सोयाबीन का क्रॉप फेल हो गया, ब्राजील में गन्ने का क्रॉप फेल हो गया, क्योंकि ब्राजील में ड्राई स्पेल ज्यादा रहा है। अब ये सब चीजें हैं, ये क्या 3 कानूनों के कारण नहीं बढ़े मोदी जी? ये तो दुनिया के बाजार में मंदी आई है, तेजी आई है करके बढ़े। गेहूं में तेजी क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आज भी दुनिया के बाजार में जो 86-88 का एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस भारत सरकार ने जब डॉक्यूमेंट दिया था और डब्ल्यूटीओ ने जो एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस कही है, उससे भी आज दुनिया के बाजार में डॉलर में गेहूं के दाम कम है। आज भी डॉलर में कपास के दाम कम है 1994 से, पर हमारे एमएसपी के पास में हम जा रहे हैं इसलिए कि हमारे रुपए का अवमूल्यन हुआ है। मुझे बताइए कितने किसानों को इस बात की समझ होगी कि रुपए का अवमूल्यन भी उनको फसलों के दाम दिलाने में मदद कर रहा है। जो मोदी जी रुपए के अवमूल्यन की निंदा करते थे, उनके राज में भी क्रूड ऑयल का खर्चा आधा होने के बाद भी रुपए का अवमूल्यन हुआ है। मोदी जी, रुपए का अवमूल्यन नहीं होता तो आज किसी भी चीज की एमएसपी नहीं मिलती रहती थी। इतना कॉम्प्लिकेटेड है साहब, पर ये इनको सबको मालूम है। सवाल ये है कि किसानों को लुटे बिगर चमक चमक दिल्ली, चमक चमक अंबानी, चमक चमक अडानी पैदा नहीं हो सकते, इसलिए किसानों को लूटना यही व्यवस्था है। जो व्यवस्था कांग्रेस ने 60 साल चलाई, ये मोदी जी का आक्षेप है। मोदी जी इससे दूसरा क्या कर रहे हैं, जरा हमें समझाइए ना। आइए ना चाय पे चर्चा के लिए हमारे गांव में, हम स्वागत करेंगे। सर, आपने एक उल्लेख किया कि ज्योतिबा फुले साहब ने किसान का चाबुक का हवाला दिया, तो उनकी किताब है किसान का कोड़ा। वही जी, तो उसमें उन्होंने एक बात कहते हैं कि किसी ऑफिस में कोई किसान जाता है और ख़ास तौर से जो दलित है वो जाता है, तो उसका कई तरह से शोषण होता है। इसमें वो एक बात ये भी कहते हैं कि दरअसल जो किसान का शोषण है, और इसको थोड़ा सा अगर बढ़ा दिया जाए कि वो किसान चाहे किसी भी जाति का हो, लेकिन जब वो सरकारी ऑफिस में जाता है तो वहाँ जो बैठा हुआ अधिकारी है या जो कर्मचारी है, जो क्लर्क है, वो किसानों के साथ जैसा व्यवहार करता है, वो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो इस समाज का नागरिक है और किसान उसके लिए अन्न पैदा करता है। वो ये मान के चलता है कि मैं स्वामी हूँ और तुम यहाँ पर हमारे दास हो। ये जो एक रूप है व्यवस्था का, चाहे इसको हम ब्रिटिश काल में देखें तो और इसके बाद देखें तो, हम भले ही भले ही कहते हूँ कि हम सेवक होते हैं, दरअसल ये सेवक वाला भाव तो कुछ और कहता है।
किसानों का जो शोषण है वो आप मंडी में जाए तब भी और मंडी से बाहर खरीद उसमें भी किसान का शोषण हर जगह हो रहा है। मौसम की मार वो सहता है, सरकारों का की जो मार होती वो सहता है, चुनाव होता है तो भी उसकी वो मार सहता है। इसके साथ साथ जो समाज में परंपराएं बनी हुई हैं उसमें जिस तरह से शोषण किया जाता है उसका, इन सारी जगहों से हम देखते हैं कि किसान का जो जीवन है कितना कठिन है, जहां पर वो उसके पास सिर्फ एक उम्मीद होती कि वो किसी न किसी आस्था के सहारे अपना जीवन चला रहा होता, लेकिन इसके बावजूद भी उसके अंदर कोई विद्रोह की भावना नहीं पैदा होती। अगर यही काम किसी दूसरे संगठन के साथ किया जाए, मान लीजिए कि अगर 7वें वेतन आयोग में कुछ कटौती कर दी जाती तो एक बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता। या कोरोना काल में जिस तरह से कंपनियां खेल कर रही हैं और सरकार उसमें मदद कर रही है, अगर इनके खिलाफ एक एक्शन हो जाता तो कंपनियां तुरंत सप्लाई रोकती और कुछ न कुछ खड़ा कर देती। किसानों ने इतना लंबा सब कुछ सहा है, इसके बाद जब वो आज अपनी मांगों को लेकर आए हुए हैं, तो क्या यह नहीं लगता है कि किसान बाकी सारे संगठनों की तुलना में, बाकी सारे वर्गों की तुलना में वो ज्यादा समझदार हैं? नहीं, देखिए आपने बहुत सही बात कही है। यही मैं आपको बता रहा था कि फूट डालो और राज करो, यह अंग्रेज की नीति थी और वही नीति अभी अपनाई जा रही है। किसानों को एक होने की बात कहाँ है हमारे देश में, मुझे बताइए। कौन सी राजनीतिक पार्टी है कि जो किसानों को सही राजनीतिक प्रबोधन कर रही है? देखिए, चौधरी चरण सिंह जी एक व्यक्ति था कि जिसको एक किसानों का नेता करके एक ये मिला, परंतु वो भी दक्षिण में उतना पॉपुलर नहीं हो पाया ना जितनी इंदिरा गांधी पॉपुलर हो पाई। पर चौधरी चरण सिंह जी किसानों को कभी ये नहीं कहते थे कि अराजनीतिक रहो, जैसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि आप सत्ता वाले बनो, आप सत्ता चलाने वाले बनो, रूलर बनने की बात करो। वैसा ही चौधरी चरण सिंह जी किसानों को पॉलिटिकल प्रबोधन करते समय, राजनीतिक उनका ज्ञान बढ़ाते समय कहते थे कि एक किसान तू तेरी एक नजर हल पर रख और दूसरी नजर दिल्ली पर रख। मतलब क्या है कि तू हल पर मेहनत कर करके कितना भी पैदा करेगा, पर दिल्ली में बैठे हुए निर्णय में अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक निर्णय हो गया, तेरा एक्सपोर्ट बंद हो गया या इंपोर्ट करके दाम गिराने की बात हो गई तो तू मर गया। इस तरह का प्रबोधन कहाँ है? कितने लोगों ने ये प्रबोधन किया है, कितने राजनीतिक पार्टियों ने ये किसानों के अपने कार्यकर्ताओं को बताया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, ये राज्य का विषय है, परंतु कृषि के संबंध के सब महत्वपूर्ण निर्णय ये केंद्र के अधिकार में है। जरा आप मुझे बताइए ना कि कौन सी राजनीतिक पार्टी ने इस पर विचार करके कार्यकर्ताओं का प्रबोधन किया है। आप देखिए, फसल के दाम तय करने का अधिकार केंद्र का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, WTO, ये सब तय करने का अधिकार केंद्र का है, मनी सप्लाई, नोट छापने का, फिस्कल मैनेजमेंट, ये सब अधिकार केंद्र का है। राज्य के पास बचता क्या है? और विरोधाभास कितना है कि इलेक्ट्रिसिटी का रेट तय करना राज्य का है, मजदूर की मजदूरी तय करना ये राज्य के अधिकार में, और फसलों के दाम तय करना उनके अधिकार में। कितनी विचित्रता है इस देश में, इसका समन्वय कब करने वाले हैं? मुझे तो बड़ा विचार आता है कि ये सब राजनीतिक पार्टियां बात करती है अभी ये दिल्ली के आंदोलन की कि हमारा इसको सपोर्ट है, हमारा इसको सपोर्ट है, पर ये क्या इसको इकट्ठा करना चाहती है क्या? एक भी राजनीतिक पार्टी, डॉक्टर स्वामीनाथन ने रिकमेंड किया हुआ फार्मर्स कमीशन के रिपोर्ट में कि एग्रीकल्चर मस्ट बी इन कंकरेंट लिस्ट, उसको भी लाने के लिए कहाँ बात कर रही है? तो मुझे बहुत बुरा लगता है की ज्योतिबा फुले ने शेतकऱ्यांच्या आसूड में वो किसानों का चाबुक, उसमें जो बातें कही है ना, आज भी वो वैसी की वैसी ही है, कोई फर्क नहीं हुआ है। उसमें तो उन्होंने 6 बैल वाले किसान की व्यथा बताई है, जिसके पास में 6 बैल है। 6 बैल यानी कम से कम 3 जोड़ी यानी कम से कम 60 एकड़, एक बैल जोड़ी पे 20 एकड़ जमीन की जा सकती है। 60 एकड़ किसान की हालत कितनी खराब है उन्होंने बताई है कि वो दिन रात काम करता है और उसको 3 रुपए भी नहीं मिलते हैं, पर गोरे अंग्रेज सरकार के एक सोल्जर के पे 15 रुपए भी ऊपर के खर्चे के लिए कम पड़ते हैं। इस तरह की बातें रखी है उन्होंने।
मुझे ऐसा लगता है कि इसका मूल कहाँ है। इसका मूल है जो आपने शुरुआत में कहा था कि अंग्रेज इस देश में आए, अंग्रेजों ने अपने औद्योगिकरण के लिए यहाँ के किसान मजदूरों को लूटा। मार्क्स ने जो कहा था ना कि कैपिटल इज एक्यूमुलेटेड बाय एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, वो तो अधूरी बात थी, उसको पूरा किया था रोजा लग्जमबर्ग नाम की जर्मनी की महिला इकोनॉमिस्ट ने। उसने ये कहा था कि कैपिटल इज एक्यूमुलेटेड बाय एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रॉ मटेरियल आल्सो, और उसने कहा था कि ये जो गुलाम देश है ये इसके लिए ही है। इंग्लैंड के कपड़ा मिलों के लिए भारत से कपास लूट कर ले जाओ, अफ्रीका से कपास लूट कर ले जाओ, ये नीति थी। तो रोजा लग्जमबर्ग को पूछा गया कि आज जो गुलाम देश है उसको लूट के तो कैपिटल एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, पर ये कल गुलाम देश तो स्वतंत्र होने वाले हैं ना, फिर जब ये स्वतंत्र होंगे तो इनके औद्योगिकरण के लिए ये किसको लूटेंगे। तो उसने उस समय जवाब दिया था कि देन देयर विल बी इंटरनल कॉलोनियलिज्म, अंतर्गत उपनिवेशवाद शुरू होगा और शहरों के विकास के लिए गांव का शोषण होगा। उसी को गांधी ने कहा था कि मुझे अंग्रेजों को नहीं हकालना है, मुझे अंग्रेजियत को हकालना है। 1947 में हमने अंग्रेजों को हकाल दिया, पर अंग्रेजियत जो रोजा लग्जमबर्ग ने कहा, गांधी ने कहा कि कपास सस्ता और कपड़ा महंगा, कैपिटल एक्यूमुलेशन शहरों में, फैक्ट्री को मजदूर सस्ता मिले इसलिए अनाज सस्ता, 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए किलो का अनाज क्यों, तो टाटा बिरला अंबानी अडानी को मजदूर सस्ता मिले इसलिए ये नीति। और यही नीति जब तक ये नहीं बदलेगी तब के अन्नदाता कहकर काम नहीं चलेगा, उस अन्नदाता किसान की अनन्न दशा होते रहेगी। ये काले पत्थर पर की सफेद लकीर हमें समझनी होगी। जी सर, मैं आपका बहुत सारा समय ले रहा हूं, लेकिन क्योंकि मेरी जिज्ञासाएं जो शांत नहीं हो रही, मैं बहुत कुछ आपसे जानना भी चाहता हूं, लेकिन कुछ सवाल और सर पूछेंगे, इसके बाद फिर हम लोग क्या कहते हैं, फिर किसी और बातचीत में दोबारा से मिलेंगे। सर एक सवाल और है कि अगर हम आज़ादी के आंदोलन के दौरान के नेताओं को देखते हैं, जैसे नेहरू हमारे हिंदुस्तान की समस्याओं में किसानों के बारे में बात करते हैं, बाबा रामचंद्र हैं उसमें किसानों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम दक्षिण भारत में आते तो हमको भी यहाँ पर कई सारे नेता मिल जाते हैं जो किसानों को लेकर बात कर रहे हैं। गांधी जी के साथ एक थे हरिभाऊ उपाध्याय, उन्होंने भी युग धर्म के नाम से किताब लिखी और उसमें हमारे अन्नदाता के सवाल पर 2-3 लेख लिखे। एक चौधरी मुख्तियार सिंह हुए हैं ये आज़ादी के बाद, और उन्होंने किसानों पर 2 किताबें लिखी। और भी हम लोहिया को देखते हैं कि पूरा किसानों के दुश्मन के नाम से उनके कई सारे लेख हैं। यहाँ तक कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कई सारे लेख लिखे, किसानों के दोस्त और दुश्मन। इन सारी बातों का उल्लेख मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको ज्ञान की बात बता रहा हूँ, बस इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ कि आज जब इतना बड़ा किसान आंदोलन है, क्या हमारे जो राजनेता हैं इनकी तरफ से इस बौद्धिकता के साथ इसके पक्ष में कोई वैचारिक मुहिम चलाई जा रही है, या सिर्फ 2 लाइन या ट्विटर पर 2 लाइन लिख करके जो एक संख्या निर्धारित की कितने शब्द होने चाहिए उतने से ही हम अपनी पक्षधरता स्पष्ट कर रहे हैं। नहीं, देखिए आपने बहुत अच्छा जिक्र किया इन सब लोगों का। इन सब लोगों ने किसानों की बात के साथ साथ में मजदूरों की बात का भी महत्व दिया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का आपने जिक्र किया, मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की एक बात का ही आपको ध्यान दिला देता हूं कि उन्होंने दाम बांधो नीति की बात कही थी कि फसल जब मार्केट में आती है नई फसल, उस समय क्या दाम होगा और दूसरी नई फसल आने के ये 12 महीने के बीच में कितने दाम बढ़ने चाहिए, इसका भी उन्होंने जिक्र किया था। उन्होंने समानता की बात कही थी और उन्होंने गैर बराबरी को दूर करने के सवाल पे खुद ने ही सवाल खड़ा कर दिया था कि हम गैर बराबरी को तो दूर करने की बात करते हैं, पर गैर बराबरी तो एकदम दूर नहीं होगी, तो कितना अंतर होना चाहिए गरीब और अमीर में का। तो उन्होंने 1 से 5 कहा था कि कम से कम तनख्वाह 1 रुपया होगी तो अधिकतम तनख्वाह 5 रुपये होगी। उसके बाद में 1 से 10 की बात हमारे देश में चलती रही। आज कितनी बढ़ गई है ये अंतर। ये इसको आपने सहजानंद सरस्वती जी की बात कही,
मैं आपको इन सब लोगों के बातों में से एक व्यक्ति का जिसका नाम आपने नहीं लिया, वो नाम ले रहा हूं, विनोबा भावे। विनोबा भावे, अगर आप नए पीढ़ी को पूछो कि वो विनोबा भावे को क्यों जानते हैं, तो वो कहेंगे कि विनोबा भावे के भूदान से हम जानते हैं, या विनोबा भावे के गीताई से हम विनोबा भावे को जानते हैं, है ना। पर विनोबा भावे ने सिर्फ भूदान नहीं किया, मेरे को भी विनोबा भावे का गुस्सा आता था कि ये भूदान करके विनोबा भावे ने क्या किया, गांव के जमीनों को बांटने की बात कही, पर शहरों के प्रॉपर्टी को बांटने की तो बात नहीं की। आपको याद होगा, सब समाजवादी लोगों ने एक नारा दिया था, जोतेगा उसकी जमीन, है ना। तो जोतेगा उसकी जमीन, तो मेरा सवाल ये था कि चलाएगा उसकी मशीन क्यों नहीं? अगर जोतेगा उसकी जमीन है तो चलाएगा उसकी मशीन कर दो ना। एक कपड़े के मिल में एक लूम है, उस लूम पे 8-8 घंटे 3 मजदूर काम करते हैं। एक लूम से जितना मुनाफा होता है वो इन 3 मजदूरों में बांटा जाएगा। अगर ऐसा करते तो ना टाटा बिरला जन्मते, ना अंबानी अडानी भी जन्मते ना। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो मैं विनोबा पे बहुत गुस्सा था इस बारे में कि गांव की जमीन तो बांटने की बात कर दी। पर देखिए, जब मैंने विनोबा का साहित्य पढ़ा ना, तो आप भी आश्चर्य करेंगे कि विनोबा ने सिर्फ जमीन बांटने की बात नहीं कही। विनोबा ने बिहार के ही बेगूसराय जिले में गांव में भाषण करते समय कहा कि जमीन आज दोगे, कल जनसंख्या बढ़ेगी, परिवार बड़ा होगा, जमीन छोटी छोटी हो जाएगी। गांव की एकता का महत्व है, और गांव की एकता का मजा शहर वासियों को चखाना है, क्योंकि शहर की सब जरूरतों की पूर्तता गांव से होती है, और गांव वालों को उनके दाम तय करने का अधिकार नहीं है। तो फसलों के वाजिब दाम की मांग किसने की? विनोबा ने की, है ना। पर ये कहाँ है? ये ना विनोबा के, जो विनोबा को मानने वाले, उन्होंने भी इस बात को कभी प्रचारित नहीं किया। विनोबा एक जगह लिखते हैं कि अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा कि सबसे महंगा कृषि उपज होना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि श्रम से तैयार होने वाली वस्तु महंगी होनी चाहिए, और मशीन से तैयार होने वाली वस्तु सस्ती होनी चाहिए। हमारे देश में श्रम से तैयार हुआ दूध सस्ता है, और मशीन से तैयार हुआ ग्लास महंगा है। ये सब बातें विनोबा ने लिखी है। तो ये जो सब नेता है ना, इन सब नेताओं ने व्यवस्थित रूप से गांव के लूट का औद्योगिकरण के लिए किस तरह से इस्तेमाल होता है, ये बातें कही गई है। पर उस पर अलग अलग उपचार बताकर उस समय राजनीति कर ली गई, डिवाइड एंड रूल का काम किया गया। जमीन बांट दो, लैंड सीलिंग एक्ट ला दिया, पर लैंड सीलिंग एक्ट से जिसको जमीन मिली उसकी लूट थोड़ी दूर हुई, वो भी उसके अंदर शामिल हो गया। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं, मैं चंडीगढ़ जेल में, किसान आंदोलन में जेल में था। वहां पे एक बिहार का युवक मुझे मिलने के लिए आया। हम जब दोपहर में एक क्लास करते थे, वो मुझे कहता है, जावंदे जी, आपकी बात सुनने के बाद में तो मुझे भी ध्यान में आ रहा है कि हमने बिहार में मठों की जमीनों को काबिज किया, और वो 2-2, 4-4 एकड़ जमीनें बांटी, और जो मजदूर पंजाब में आते थे नौकरी करने के लिए, किसानों के खेत पे काम करने के लिए, उनको हमने 4-4 एकड़ जमीन दी कि आप यहीं रहो, इस पे खेती करो। 1 साल खेती की बोले उन्होंने, और दूसरे साल उन्होंने जमीन किसी को ठेके से देकर वो पंजाब चले गए। हमने कारण उसका ढूंढने की कोशिश की तो पता चला, वो कहते कि वो 4 एकड़ जमीन पे हमें घाटा हो गया, पर पंजाब में तो हम पैसा कमा कर लाते हैं। तो जमीन बांटने से कोई सवाल हल वाला है, पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। आज हम 2 एकड़ 4 एकड़ किसान ज्यादा है और इसलिए सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं। अरे पर जो 15 एकड़ 20 एकड़ का किसान 100% खेती पर ही अपने परिवार को पाल रहा है, उसका हम कब सोचेंगे? उसका हम सोच ही नहीं रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत नम्रता से कहता हूं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने एक कहानी लिखी है, एक कथा लिखी है, एक विचार लिखा है, 2 बीघा जमीन, है ना। मैं ऐसा कहता हूं कि आज अगर मुंशी प्रेमचंद जी जिंदा होते ना, तो वो 2 बीघा जमीन नहीं लिखते, वो लिखते एक सरकारी नौकरी का सवाल है। नरेंद्र मोदी जी ने 50% दाम देने की बात कही, उसके साथ में युवकों को भी एक झुंझुना दिया था गुजरात मॉडल का, और हर युवक को ऐसा लग रहा था कि मोदी प्रधानमंत्री बन जाएगा तो गुजरात में जैसा वारा नारा हो गया है, उनको लगा गुजरात में क्या क्या नहीं हुआ है।
उनको ये मालूम नहीं कि गुजरात में खेत मजदूर की मजदूरी आज भी महाराष्ट्र के मजदूर से कम है। ये नहीं मालूम उन लोगों को, ये फैक्ट है। कहाँ मिली नौकरियां? क्योंकि सबको नौकरी चाहिए, पक्की नौकरी चाहिए, महीने के महीने तनख्वाह मिलनी चाहिए। ये कहाँ मिलने वाली है? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने इन सब लोगों की जो बातें कही है, इन सब लोगों ने विचार तो दिया पर उसकी राजनीति नहीं खड़ी हो पाई। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के राजनीति में यही सबसे बड़ी कमी है कि हम किसान के अर्थनीति की राजनीति हमारे देश में नहीं है, बाकी सब राजनीति। सर बस एक आखिरी सवाल है। जिस तरह से हम देखते हैं कि एक तो जो सीमाएं थी पहले वो हमको पता होता था कि हमारी सीमा देश की कहाँ कहाँ पर है, तो हम बाघा बॉर्डर की कहानी सुनते थे। फिर हम इसके बाद अगर दूसरे राज्यों में जाते तो हम सुनते थे कि हमारी सीमा चीन से कहाँ मिल रही है, बांग्लादेश से कहाँ मिल रही है। लेकिन एक सीमा इस आंदोलन में हमको अपनी राजधानी के पास एहसास हो रहा है कि कितने मोटे मोटे वहाँ पर किले चुभाई गई हैं, और जितनी सुरक्षा 12 से 13 जो लेयर्स की सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं एहसास कराती है कि हम सरहद पर आ चुके हैं। हमारी सरकार है और हमें मानते हैं कि किसान भी हमारे हैं। अगर हम एक देशभक्त की तरीके से सोचते हैं इस बात पर, कभी सोचें अगर, तो ये जो सुरक्षा व्यवस्था है, क्या इस सुरक्षा व्यवस्था से इतना ही पता चल रहा कि किसान हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं, या ये भी एक संदेश हम देना चाहते हैं कि ये तो सिर्फ अभी दिखावा है, जब दमन की जो चीजें आएंगी वो इससे और भयानक होने वाली हैं, क्योंकि हमने पहले ही सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। आप एक लंबे समय तक आंदोलन में रहे हैं, तो क्या ऐसा कभी कोई दूसरा मौका आया है कि जब सरकारों ने इतनी दूर तक जा करके आंदोलन को खत्म करने का, आंदोलन को में फूट डालने का प्रयास किया गया हो, या इस तरह से खतरा महसूस किया गया हो? देखिए, ये दिल्ली के बाजू में है करके इस पर मोदी जी ने बहुत बड़ी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, या इस आंदोलन में विदेशों में भी उसकी नोंद ली जा रही थी, विदेशों में भी उसकी चर्चा हो रही थी, और इसलिए उसके पे गोलियां चलाकर उस पर दमन करने की ताकत मोदी जी नहीं बता पाए। मोदी जी ने 26 जनवरी का बहाना कर कर वो फूट डालने की और किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करने में कोई कोशिश नहीं की। मैं तो हर समय कहता हूं कि ये मोदी जी की ही चाल थी कि वो 26 जनवरी के उस बहाने इस किसान आंदोलन को देश में और दुनिया में बदनाम कर देने का, उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो निकाल कर ही उन्होंने इनको अंदर आने की परमिशन दी थी कि ठीक है, कुछ पुलिसों को अत्याचार हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा, उससे वो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो में सरकार को लाभ होगा, और वो लेने की उन्होंने पूरी कोशिश की है, इसमें कोई शंका नहीं है। पर इस देश में किसान आंदोलन को ताकत से दबाने के काम भी हुए हैं। तमिलनाडु में कितने किसानों का बलिदान गया, इसका इतिहास निकालो स्वतंत्र भारत में। कर्नाटक में कितने किसानों का बलिदान गया स्वतंत्र भारत के किसान आंदोलन में पुलिस गोलियों से। महाराष्ट्र में कितना गया, अभी अभी हमने मध्य प्रदेश में देखा है, निपानी में तंबाकू आंदोलन शरद जोशी के नेतृत्व में हुआ था, वो एक आंदोलन में ही 15 किसानों का शहीद हो गए थे। तो ऐसा नहीं है कि दमन इस्तेमाल नहीं किया गया है, दमन की ताकत पूरी इस्तेमाल करके राज्यों में खड़े हुए किसान आंदोलन को दबाया गया है। अभी का जो किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन भले ही आप हमको उत्तर भारत का किसान आंदोलन दिख रहा होगा, पर इसने पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया है, ये समझना जरूरी है। इससे खेती के शोषण की व्यवस्था की चर्चा पूरे दुनिया में शुरू हो गई है, और मोदी जी भी अभी भी जो इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान ये करके ही सिर्फ वो उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो मोदी जी के पास में इसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जो बाजार में तेजी आई है कुछ जिन्सों में, वो दुनिया के बाजार के कारण आई है, ये 3 कानूनों के कारण नहीं आई है। नहीं तो मोदी जी को इतना गेहूं खरीदी नहीं करना पड़ता था जिसके वो ढोल पीट रहे हैं। आज भी मकई को कहीं एमएसपी नहीं मिल रही है। ये सब जो खाने के तेल में, तिलहन में, दलहन में, कपास में, सोयाबीन 7,000 रुपए क्विंटल, 3,800
₹50 MSP है, कैसे क्या दाम हो गए इतने? $8 का दाम $14 हो गया अमेरिका में। आज भी अमेरिका में ₹4,000 ₹4,500 क्विंटल ही सोयाबीन है। भारत के सोयाबीन को इतना दाम कैसा है, मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। भारत का सोयाबीन नॉन GM है करके उसको प्रीमियम है, 40% इंपोर्ट ड्यूटी है करके ये है, पर भारत में अभी अंडों के दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए DOC की मांग बढ़ गई है। भारत में DOC नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी पूरी तरह से खेती के इस पे एक्सपोज हो गए हैं। राजनीति में भले ही वो चुनाव जीत सकते हैं, इसलिए मैं हर समय कहता हूं कि चुनाव जीतना ये अलग राजनीति हो गई है। चुनाव जीतने के लिए सिर्फ 24% वोट लगते हैं, क्योंकि 100 में के 60 लोग वोट करने को जाते हैं, यानी 100 में से सिर्फ 24% ही वोट आपको मिलते हैं, तो भी आप राजा बन जाते हैं। तो 24% वोट लेने की राजनीति का जो रसायन है वो मोदी जी ने बना लिया है। ₹6,000 PM किसान सम्मान निधि, ₹500 महिलाओं के खाते में, 3 गैस सिलेंडर मुफ्त, 5 किलो अनाज मुफ्त, एक स्वच्छता गृह हो गया। जो इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के नाम पे बेघरों को घर की बात करती थी, उसी तरह से यह है। इसलिए मैं हर समय बड़ी नम्रता से कहता हूं कि इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ और मोदी जी के ये कल्याणकारी योजना, इसमें कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं। तत्व एक ही है, कुछ लोगों को बांटते रहो और गरीबों को गरीब रखो और अमीरों को अमीर होने दो। इसलिए ये बहुत स्पष्ट है कि आज जो पंजाब वाले, हरियाणा वाले, यूपी वाले जो दिल्ली के पास बैठकर कर रहे हैं, वो दिल्ली के पास बैठे हैं इसलिए मोदी जी उन पे अत्याचार नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो अभी तक के सेना का उपयोग करके वो कभी ही इसको हटा सकते थे। इसमें मेरे मन में कोई शंका नहीं है। सर, एक अंतिम सवाल है कि इस पूरे आंदोलन को लेकर के शेतकरी संगठन ने सरकार के पक्ष में अपनी बात रखी। आप क्योंकि उससे जुड़े रहे हैं, क्या चीजें ऐसी हुई जिसके कारण से किसानों के साथ जुड़ा हुआ संगठन बाद में इस राय पर पहुंच जाता है? देखिए, शरद जोशी जी ने हर समय भूमिकाएं बदली है और मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। उन्होंने भूमिकाएं बदली है सिर्फ खुद का नाम बड़ा करने के लिए। मुझे कोई शंका नहीं है, उनको कोई किसान का लेना देना नहीं था। नहीं तो जो व्यक्ति VP सिंह के लिए देश की कृषि नीति ड्राफ्ट करता है और उस कृषि नीति में वो सरकार के हस्तक्षेप की व्याख्या करते हैं। आप देखिए, जो VP सिंह के लिए कृषि नीति शरद जोशी ने ड्राफ्ट की थी, उसमें इस देश की इंपोर्ट एक्सपोर्ट नीति कैसी होनी चाहिए, उसमें सरकार का हस्तक्षेप कैसा होना चाहिए, इसकी परिभाषा दी है। वो परिभाषा ऐसी है, वो किताब मेरे पास में है, वो कृषि नीति। इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, उन्होंने लिखा है कि MSP से 60% से ज्यादा दाम बाजार में हो जाएंगे तो हमने इंपोर्ट करना चाहिए, यानी देश में ज्यादा दाम नहीं बढ़ने चाहिए, उपभोक्ता का संरक्षण होना चाहिए। और MSP से 40% से कम दाम होने लग गए तो हमने एक्सपोर्ट शुरू करना चाहिए, यानी किसान नहीं मरना चाहिए। तो MSP को बेस मानकर उसके 60 और 40% का बैंड उन्होंने उसमें डिफाइन किया हुआ। ऐसा व्यक्ति, वो सरकार गिरती है और नरसिंह राव की सरकार आती है और उनको समर्थन देने लगता है 90-91 में, कैसा क्या आएगी? मेरे पास में वो कृषि नीति है, तो इससे ज्यादा कोई अवसरवादिता हो सकती है क्या? मैं हर समय कहता हूं जिम्मेदारी से कि जिले का कलेक्टर होता है IAS अधिकारी, मुख्यमंत्री बदल गया, दूसरा मुख्यमंत्री आया तो उसके हिसाब से काम करने लगता है। तो शरद जोशी में का जो IAS अधिकारी है, जो बाबू है, वो प्रिडोमिनेंट हुआ और उनको अपना एक नाम करना था कि एक ऐसा किसान नेता इस देश में हुआ है कि जो किसानों के जात का नहीं था, जिसके घर में कोई खेती नहीं थी, और उसने कितना किसानों को इकट्ठा किया और ये किया, वो था। इसलिए मैंने जब शरद जोशी को ये सवाल पूछा कि आप मुझे दुनिया में एक देश बताओ कि जहां सरकार के इंटरवेंशन के बगैर किसान जिंदा है, तो उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने जवाब यही दिया कि इसको अकेला रखो। मेरे को अकेला रखने का ही संदेश सबके तरफ दिया, मुझे बदनाम करने की कोशिश की, पर मैंने छाती पर का बिल्ला नहीं निकाला और मैंने उनका खुल्ला विरोध किया। मेरे जिले में वो जब चुनाव लड़ने के लिए आए विधानसभा का, तो उनके खिलाफ मैंने एक डमी कैंडिडेट को समर्थन दिया और उनके खिलाफ उस मतदार संघ में 11 सभाएं ली और जोशी जी
4000 वोट से वहां से हार गए। मुझे दुख है इसका, पर मुझे ये इसलिए करना था कि इस आदमी ने किसानों का विश्वासघात किया है, और मैं इस बात से बिल्कुल अभी भी वैसा ही उतना ही सहमत हूँ। पर दुख होता है ये बोलते समय, क्योंकि मैंने उनके साथ में बहुत काम किया और उन्होंने भी मुझे बहुत प्रेम किया था। पर जो सच्चा है वो सच्चाई है। उन्होंने हमको सिखाया था कि आपने नेताओं को सवाल करने चाहिए, और हम उनको सवाल कर रहे हैं। आज भी उनके लोग अगर कह देवे कि ये 3 कानून किसानों का सब भला करने वाले हैं, तो मैं उन्होंने मुझे सिद्ध करके देना चाहिए। वो एक तरफ तो कहते हैं कि एमएसपी रहनी भी चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि सस्ता इंपोर्ट नहीं होना चाहिए, कांदे का एक्सपोर्ट बंद नहीं होना चाहिए, सस्ती शक्कर देश में नहीं आनी चाहिए, और शक्कर एक्सपोर्ट को सब्सिडी को भी वो सहमति बताते हैं। इससे ज्यादा और अवसरवादिता क्या हो सकती है? अब समय आ गया है कि हम लोग अपना बातचीत पर यही खत्म करते हैं। सर, किताबी दुनिया की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैंने आज बहुत कुछ सीखा है आपसे। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सिलसिला आगे भी चलता रहे, और मुझे बहुत सारी बातें आपसे जाननी है, खास तौर से जितनी ये पेचीदगियां हैं किसानों की को लेकर के, और सरकारी जो पूरा सिस्टम हमारा जिस तरह से काम करता है, कितनी तरह से चालें चली जाती हैं किसानों के नाम पर, और किसान उसी नासमझी के तहत, उसी सीधेपन के तहत प्रकृति की मार सहते सब कुछ हमारे लिए उपजाते रहते हैं, और बिल्कुल भी कभी इस बात से फिक्र नहीं करते हैं कि उनको गर्मी सर्दी को नहीं सहना। तो एक तरीके से हमको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि इतना। जी जी। ये जो आप शुक्रगुजार होने की बात कर रहे हैं ना, यहाँ मुझे एक बात सिर्फ कहने की है जी। कि देखिए, गाय और भैंस को आप एक दिन खुराक कम दो तो वो दूसरे दिन दूध कम देती है। पर किसान यही एक ऐसा व्यक्ति है कि उसकी इस साल की फसल बर्बाद हो गई, ओले से, पानी से, नैसर्गिक कारणों से, उसको दाम नहीं मिला, घाटे में चले गया, तो भी दूसरी बार जब वो फसल बोता है तो वो अधिक से अधिक पैदा करने के लिए ही बोता है, और उसी तरह से वो काम करता है। ऐसा व्यक्ति आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। जी 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 सर, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, और मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाला हमारे साथ बात करने के लिए, और बहुत सारी बातें साफ हो गई कि किसानों के साथ क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। हम सर फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।